जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू सोल्जर अनप्लग्ड। आज फिर हम एक बार मिल रहे हैं एक नए लेक्चर में। आज बायोलॉजी के लेक्चर में हम एक नया टॉपिक शुरू नहीं करेंगे। हम जितने भी अभी हमने चैप्टर्स कवर किए हैं उन सब का रिकैप करेंगे, यानी कि रिवीजन करेंगे। तो अभी तक हमने 10 लेक्चर्स कवर किए हैं और आज के 11th लेक्चर में हम लोग इन सब 10 चैप्टर्स को रिविजन यानी कि रिकैप में कवर करने वाले हैं। थोड़ा ब्रीफ में शॉर्ट नोट्स के साथ इसको आज कवर करेंगे। तो आई होप कि आपको आज का रिवीजन बहुत हेल्प करेगा आपके शॉर्ट नोट्स बनाने में। दूसरा, आपने जितने भी अभी तक नोट्स बनाए हैं उन सब में हाईलाइट करने के लिए कुछ पॉइंट्स को जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं रिकैप के साथ। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा था, जब भी हमने बायोलॉजी का लेक्चर शुरू किया था, दैट वाज सेल, कि सेल एक्चुअल में है क्या। उस टाइम भी मैंने यही बोला था कि जैसे एक घर बन रहा है और घर के अंदर सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है, ईंट यानी कि ब्रिक, ठीक वैसे ही सेल हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक स्ट्रक्चरल और फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। तो यहाँ पे भी वही लिखा है, स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और फिर हमने बताया था कि सेल को डिस्कवर किसने किया था। सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। जब रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया उस टाइम वो सेल डेड था, यानी कि ही डिस्कवर्ड द सेल इन बार्क ऑफ अ ट्री। पेड़ की छाल के अंदर सेल को डिस्कवर किया था और उस समय वो सेल का स्ट्रक्चर एक हनीकॉम स्ट्रक्चर यानी कि मधुमक्खी के छत्ते की तरह अपीयर हुआ था। तो ये एमसीक्यूज के लिए आपको दिमाग में बिठा लेना है कि रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था 1665 में। सेकंड वन, जब ये पता लगा कि जो सेल रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया है वो डेड है, तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1674 में एक नई डिस्कवरी की सेल की, और वो सेल उस टाइम लिविंग सेल था एंड दैट वाज डिस्कवर्ड इन पॉन्ड वाटर, यानी कि तालाब के पानी में। उसके बाद हमने सेल थ्योरी के बारे में पढ़ा था। सेल थ्योरी क्या बताती है? सेल थ्योरी बताती है कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बिल्डिंग ब्लॉक कौन है? सेल है। तो सेल थ्योरी दी थी श्लीडन एंड श्वान ने 1838 एंड 1839 में। ओमनिस सेलुला ई सेलुले, ये एक जर्मन स्टेटमेंट है which was given by Rudolf Virchow in 1855। ओमनिस सेलुला ई सेलुले क्या बताती है? वो ये बताती है कि ईच एंड एवरी सेल एग्जिस्ट फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि हमारे इस एनवायरनमेंट में, सराउंडिंग्स में, इस धरती पे कोई भी सेल अचानक ही प्रकट नहीं हुआ है। उसका हमेशा एक ओरिजिन होगा, उसको जन्म हुआ है पुराने एग्जिस्टिंग सेल से। सो द स्टेटमेंट मीन्स इज न्यू सेल comes from pre-existing cells। जो ऑलरेडी सेल्स एनवायरमेंट में हैं उन्हीं से नए सेल आते हैं। देन वी हैव वेरियस शेप्स एंड साइजेस ऑफ सेल। हमने डिस्कवर किया था कि जो सेल है उसकी शेप, उसका फंक्शन, उसका स्ट्रक्चर, बहुत सारी वैरायटी हैं इसमें। कोई सेल लॉन्गेस्ट है, कोई ओवल है, कोई स्पिंडल शेप्ड है, कोई क्यूबॉइडल है, कोई राउंड है, कोई स्फेरिकल है। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के शेप्स हैं सेल्स की, और ये शेप और वेरिएशंस जितनी भी उसके स्ट्रक्चर में है, साइज में है, वो उसके फंक्शन पे डिपेंड करती हैं। वो बॉडी में क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, बॉडी के किस टिश्यू में अवेलेबल है, उसका सिस्टम क्या है, उसका फंक्शन क्या है, उसका रोल क्या है हमारे बॉडी में फंक्शनिंग में, उसके बेसिस पे डिपेंड करता है कि साइज का शेप और साइज क्या होगा। ओके, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन थे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो थे जो सिर्फ सिंगल सेल के बने हुए हैं, यानी कि एक ही सेल के बने हुए हैं। उनकी पूरी बॉडी की फंक्शनिंग सिर्फ एक सेल ही देखता है। एन एग्जाम्पल था बैक्टीरिया और पैरामीशियम। देन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर दोज व्हिच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल। मल्टी का मतलब ही है मोर देन वन, मोर देन वन सेल। इसके एग्जाम्पल में आता है ह्यूमंस, प्लांट्स एंड फंजाई। ठीक है। डिवीजन ऑफ लेबर हमें क्या बताती थी? हमने दो तरीके की डिवीजन ऑफ लेबर पढ़ी थी, एक तो सिंगल सेल के अंदर और एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। जब हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो हमने डिवीजन ऑफ लेबर में बताया था कि एक सेल के अंदर, यानी कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर, बहुत सारी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं। हर एक ऑर्गेनेली का एक अपना फंक्शन है। कोई प्रोटीन सिंथेसिस कर रही है,
कोई उन प्रोटीन्स को पैक करेगी और उनको ट्रांसपोर्ट करवाएगी, कोई सेल की फंक्शनिंग को मेंटेन करता है, कोई एटीपी यानी कि एनर्जी को सिंथेसाइज करता है, और सेल का जो पूरा मेटाबॉलिक सिस्टम है वो मेंटेन कर रही हैं सारी सेल ऑर्गेनेलीज इंक्लूडिंग द न्यूक्लियस, है ना। जब हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर बात करते हैं तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, उन सेल्स का स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है, शेप भी डिफरेंट है, फंक्शनिंग भी डिफरेंट है, और जब एक जैसे ओरिजिन वाले, एक ही ओरिजिन के, एक ही फंक्शन, एक ही स्ट्रक्चर वाले सेल्स कंबाइन होकर ग्रुप बनाते हैं तो हम उस ग्रुप को बोलते थे टिश्यूज। टिश्यूज जब एक साथ आते हैं तो हमारे पास बनता है ऑर्गन, और जब ऑर्गन्स एक साथ आते हैं तो हमारे पास बनता है ऑर्गन सिस्टम, एंड देन ऑर्गन सिस्टम से हमारे पास बनता है इंडिविजुअल। तो जब एक इंडिविजुअल की बात करते हैं, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, तो उसके अंदर इतने सारे लेवल्स पे डिवीजन हुई है कि डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम का काम अलग है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम अलग है, एक्सक्रीटरी सिस्टम अलग काम करेगा, और सर्कुलेटरी सिस्टम अलग काम करेगा। तो हमारी बॉडी में यानी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर आपको डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स के थ्रू देखने को मिलती है। जहां पे आप सिंगल सेल की बात करेंगे तो सिंगल सेल के अंदर बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलीज हैं, उन सेल ऑर्गेनेलीज के अंदर बीच में काम डिवाइडेड है, हर एक सेल ऑर्गेनेली एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है, तो जिसको हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। गॉट इट। तो यानी कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों में डिवीजन ऑफ लेबर है, बट दोनों का लेवल अलग है। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। जब भी हम सेल की बात करेंगे तो उसके स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो उसमें 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, देन वी हैव द न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड द सेल ऑर्गेनेलीज। तो चलिए, जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात आती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ 2 प्रोसेस जुड़े हुए हैं, दैट इज डिफ्यूजन एंड द ऑस्मोसिस। क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है कि किसी के अंदर है और किसी के अंदर नहीं है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको हर एक सेल टाइप के अंदर मिलेगी, और इसका नेचर कैसा होता है? सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स को यानी कि कुछ मटेरियल को वो अपने थ्रू पास होने देगी और कुछ को नहीं। सिलेक्टिवली परमिएबल है मतलब सिलेक्शन करती है कुछ मॉलिक्यूल्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू पास हो सकते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस आता है डिफ्यूजन। रिकॉल करने की कोशिश करेंगे कि डिफ्यूजन में हमने पढ़ा था इट इज द मूवमेंट ऑफ गैसेस फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। जब गैसेस का मूवमेंट उनकी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होता है, यानी कि जहां पे गैस मॉलिक्यूल ज्यादा हैं वो उधर जाएं जहां पे गैस मॉलिक्यूल्स कम हैं, तो उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन में कौन सी गैसेस का मूवमेंट था? O2 यानी कि ऑक्सीजन एंड CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का। गॉट इट। तो डिफ्यूजन याद आ गया। फिर आता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में भी मूवमेंट हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ही था, बट द मूवमेंट वाज ऑफ वाटर। यानी कि अगर पानी का मूवमेंट उसकी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में होता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में होता है, तो हम उसको बोलते थे ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस जब हमने पढ़ा उसके साथ 3 टाइप के मीडियम्स एसोसिएटेड थे। पहला है हाइपोटोनिक मीडियम। हाइपोटोनिक में क्या होता है कि जो सेल है, सेल के बाहर जो मीडियम अवेलेबल है, सेल के बाहर जो फ्लूइड है, उस फ्लूइड का सॉल्यूशन यानी कि सॉल्वेंट कंटेंट ज्यादा होगा। यानी कि सेल के अंदर सोल्यूट बहुत ज्यादा है और उसके आसपास जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसके अंदर सोल्यूट कम है, यानी कि पानी ज्यादा है वहां पे। जब भी ऐसा होगा तो पानी की मूवमेंट बाहर से अंदर को होगी। यहाँ पे मैंने आपको एक ट्रिक दी थी जिसको मैं हिंदी में भी लिख देती हूँ यहाँ पे, कि पानी हमेशा उधर जाएगा उधर जाएगा
जिधर वेयर एवर द सोल्यूट इज हाई, सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन जहां पे ज्यादा होगी। हिंदी प्लस इंग्लिश में ट्रिक है थोड़ा सा, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग जैसे आपको कंफर्टेबल लगे वैसे लिखिएगा, मेरे को थोड़ा सा डाउट हो गया हिंदी में यहाँ पे। मतलब कहने का ये है कि पानी की मूवमेंट हमेशा वहां पे होगी जहां पे सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। तो अगर हाइपोटोनिक मीडियम की बात करें, हाइपोटोनिक मीडियम में क्या है कि सेल के अंदर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, सेल के अंदर सॉल्यूट ज्यादा है, और उसके बाहर जो मीडियम है जिसके अंदर सेल को रखा हुआ है उस मीडियम में सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो वो जो बाहर जितना भी पानी होगा वो उधर मूव करेगा जिधर सॉल्यूट ज्यादा है। जब ऐसा होगा तो सेल के अंदर पानी इनवर्ड फ्लो करेगा, और जब पानी की मूवमेंट इनवर्ड होगी तो सेल क्या हो जाएगा, टर्जिड, यानी कि स्वेल्ड अप। ये देखिए पानी की मूवमेंट इनवर्ड होगी क्योंकि इस समय यहाँ पे सेल के अंदर सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन थी ज्यादा। तो जब ऐसा हुआ तो सेल बन गया टर्जिड, यानी कि स्वेल्ड अप हो गया। देन हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक में क्या होता है कि सेल के आसपास जो मीडियम है उसके अंदर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, सेल के अंदर नहीं। सेल को जिस मीडियम में हमने रखा उसके अंदर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, उससे क्या होगा, सेल के अंदर जितना भी फ्लूइड कंटेंट है यानी कि वाटर, वो सब बाहर की तरफ मूव करेगा। जैसे कि यहाँ पे पानी जो है, पानी जो है वो सेल से बाहर की तरफ आ रहा है, इसमें देखिए पानी सेल से बाहर की तरफ आ रहा है, तो जो ये सेल मेम्ब्रेन है ये अंदर को श्रिंक हो जाएगी, सेल मेम्ब्रेन श्रिंक होने लगी अंदर को। ये देखिए पानी की मूवमेंट हो गई बाहर, और ऐसी स्टेज को हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइज्ड सेल। गॉट इट। थर्ड वन इज आइसोटोनिक। आइसोटोनिक में क्या होता है कि जो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट की सेल के अंदर है वही कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट की बाहर वाले मीडियम में है, यानी कि दोनों तरफ अंदर भी सेल के और बाहर भी सेम ही लेवल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, कॉन्सेंट्रेशन सेम है। अगर दो मॉलिक्यूल्स हैं सॉल्यूट के तो सेल के अंदर भी दो हैं और बाहर भी दो हैं, तो इससे नेट मूवमेंट वाटर की नहीं होगी, यानी कि बैलेंस हो जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा, यानी कि जितना पानी बाहर जा रहा है उतना ही अंदर भी आ रहा है। तो ऐसी स्टेट को बोलते हैं फ्लिसिड। गॉट इट। तो ऑस्मोसिस के साथ 3 टाइप के मीडियम एसोसिएटेड थे, हमने उनको स्टडी किया। लेट्स टॉक अबाउट द न्यूक्लियस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ने के बाद हम बात करेंगे न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक न्यूक्लियस का ये है कि उसके पास है जेनेटिक इंफॉर्मेशन, यानी कि डीएनए। डीएनए है न्यूक्लियस के पास। अब बात करते हैं न्यूक्लियस की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे हमारे पास आते हैं 2 टाइप के ऑर्गेनिजम्स, प्रोकैरियोट्स एंड द यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। प्रोकैरियोट्स क्या हैं, जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं है, एब्सेंट है उनके अंदर। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, किंगडम मोनेरा के सारे ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोट्स में ही हैं। देन वी आर कमिंग टू द यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स वो जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी है और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज हैं। और सबसे कॉमन एग्जांपल दिया था हम लोग, वी ह्यूमंस, प्लांट्स एंड फंजाई एज वेल। चलिए बात करते हैं कि साइटोप्लाज्म क्या है। इस साइटोप्लाज्म के अंदर ही न्यूक्लियस है और सारी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज भी हैं। इट इज द फ्लूइड कंटेंट मेड अप ऑफ वाटर, सॉल्ट्स एंड सेल ऑर्गेनेलीज। और उसके बाद एक टर्म आई थी दैट इज प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म किसको बोलते हैं, जब भी हम बात करेंगे प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म की कंफ्यूजन हो जाती है बहुत बार बच्चों को। द प्रोटोप्लाज्म इज साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। अगर हम न्यूक्लियस को निकाल देते हैं साइटोप्लाज्म में से, सिर्फ सेल ऑर्गेनेलीज को रखते हैं, तो हम उसको प्रोटोप्लाज्म नहीं कहेंगे। साइटोप्लाज्म के अंदर यहाँ पे सेल ऑर्गेनेलीज भी हैं, आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि सेल ऑर्गेनेलीज प्लस न्यूक्लियस फॉर्म्स द प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनेलीज इंक्लूडेड हैं, और अगर न्यूक्लियस भी इंक्लूड कर दिया तो बन जाता है प्रोटोप्लाज्म। गॉट इट। और यहाँ पे एक क्वेश्चन भी आया था कि प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, ये बोला था हग्सली ने। ठीक है, और टर्म दी थी पुरकिंजे ने, टर्म्ड बाय पुरकिंजे, और ये बोला था कि फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ है प्रोटोप्लाज्म, दैट वाज गिवन बाय हग्सली।
चलिए आगे चलते हैं। नाउ वी हैव सेल वॉल, इट इज अ मेम्ब्रेन आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर थी, बट सेल वॉल एक्सेप्शन केसेस में है। सेल वॉल के साथ ऐसा है कि वो कुछ के अंदर है और कुछ के अंदर नहीं है। ठीक वैसे ही सेल वॉल एब्सेंट होती है एनिमल सेल्स में। ठीक है, याद रखना है हमेशा, ये क्वेश्चन बहुत जनरल है, बहुत कॉमन है कि सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। ठीक है, देन टू विथस्टैंड मैकेनिकल स्ट्रेस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, सेल वॉल अगर है तो ऑस्मोटिक प्रेशर को भी झेला जा सकता है। उसका एग्जाम्पल हमने प्लांट सेल में पढ़ा था। ठीक है, और मैकेनिकल स्ट्रेस, जितना भी और मैकेनिकल स्ट्रेस है, सेल वॉल डैमेज हो रही है नहीं हो रही है, सेल्स डैमेज हो रहे हैं, उन सब से बचाएगा ये सेल वॉल एक सेल को। इट कैन बी ऑफ सेलुलोज। सेल वॉल सेलुलोज की किस में होती है? प्लांट्स में, फंजाई में होती है काइटिन की, और पेप्टाइडोग्लाइकन वाली सेल वॉल होती है बैक्टीरिया में। याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? प्लाज्मोलाइसिस अभी हम पढ़ के आए। प्लाज्मोलाइसिस में क्या होता है? जब सेल के सारे कंटेंट यानी कि सेल ऑर्गेनेलीज प्लस सेल मेम्ब्रेन श्रिंक हो जाए, सेल वॉल से दूर हो जाए, तब हम उस सेल को बोलते हैं प्लाज्मोलाइज्ड सेल। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है जब हम सेल को रख देते हैं हाइपरटोनिक मीडियम में, ऐसे मीडियम में जहां पे सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन सेल की सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा है। तो क्या होगा कि सेल का पानी जितना भी फ्लूइड कंटेंट है वो सब बाहर की तरफ आ जाएगा, जिससे सेल की सेल मेम्ब्रेन श्रिंक कर जाएगी और सेल वॉल से दूर हो जाएगी। ठीक है, इसको बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। देन वी हैव सेल ऑर्गेनेलीज। सबसे पहली है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स का मेन फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। कभी भी आ जाएगी प्रोटीन सिंथेसिस, कौन करेगा सेल के अंदर? दैट इज राइबोसोम्स। देन वी हैव एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको शॉर्ट फॉर्म में ER भी बोलते हैं। इसका मेन फंक्शन क्या है? प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसिस। हमारे पास दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थे। फर्स्ट वन इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसका काम था प्रोटीन सिंथेसिस, RER, याद आ रहा है? और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था SER, उसका काम था लिपिड सिंथेसिस। गॉट इट? देन वी हैव गोल्गी अपैरेटस। इसका काम होता है स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकिंग ऑफ दी प्रोटीन्स। जो भी प्रोटीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाएगा उसको स्टोर करेगा गोल्गी अपैरेटस, उनको मॉडिफाई करेगा और उनको वेसिकल्स में पैक करता है। पैकिंग इन दी वेसिकल्स। ठीक है, देन लाइसोसोम फॉर्मेशन, जो एक नेक्स्ट ऑर्गेनेली हम पढ़ेंगे जिसको हम सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। इसको बनाता कौन है? गोल्गी अपैरेटस। गोल्गी अपैरेटस ही लाइसोसोम को बनाता है एंड लाइसोसोम इज द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। क्यों? इसके पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स यानी कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स। वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल भी बोलते हैं। ऐसा इसलिए बोलते हैं, जितने भी फॉरेन मटेरियल्स आएंगे सेल के लिए, जो भी सेल को नुकसान पहुंचाने वाले हैं, हार्मफुल हैं, जितने भी फॉरेन मटेरियल्स, एज वेल एज सेल के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स जो हैं वो खराब हो चुके हैं या फिर डेड सेल्स हैं, उन सबको रिमूव करने का काम लाइसोसोम का होता है। अगर एक ऐसी स्टेज आ जाती है कि सेल को रिपेयर करना मुश्किल है, तो ये लाइसोसोम जो है वो एपोप्टोसिस यानी कि सेल डेथ भी परफॉर्म करता है, यानी कि सेल की डेथ करवाना। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। अगर सेल रिपेयर नहीं हो सकता, दैट इज बियॉन्ड रिपेयर, तो अगर उसको रिपेयर नहीं कर सकते हैं तो लाइसोसोम उस सेल को मार देगा, यानी कि उसकी डेथ कर देगा। ठीक है, दैट इज, अब उसके लिए एक बायोलॉजिकल टर्म है, दैट इज एपोप्टोसिस, सेल्फ डेथ ऑफ द सेल। गॉट इट? तो लाइसोसोम का ये फंक्शन है। इनको सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल भी बोलते हैं। देन वी हैव वैक्यूल्स। वैक्यूल्स का क्या काम है? वैक्यूल्स का काम है कि उसको स्टोर करना है, जो भी कंपोनेंट सेल के लिए चाहिए होते हैं उसके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए, चाहे प्रोटीन्स हो
अमीनो एसिड्स हों, कार्बोहाइड्रेट्स हों, कुछ भी उसको जो भी सेल को चाहिए उसकी एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए, उन सबको स्टोर कौन करता है? दैट इज वैक्यूल। जो वैक्यूल है उसका साइज प्लांट सेल्स में बहुत बड़ा होता है, स्मॉल इन द एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स में आपको वैक्यूल बहुत छोटा मिलेगा। एनिमल सेल्स में जो वैक्यूल होता है वो बहुत छोटा होगा, प्लांट सेल में उसके कंपैरेटिवली बहुत बड़े साइज का वैक्यूल अवेलेबल होता है। इनफैक्ट मैक्सिमम स्पेस प्लांट सेल के अंदर, मैक्सिमम वॉल्यूम वैक्यूल ही लेके रखता है, ठीक है। देन इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी एंड द टर्जिडिटी, क्योंकि इसने बहुत ज्यादा स्पेस ली हुई है तो फ्लूइड कंटेंट को भी मैनेज करता है ये वैक्यूल। इसके कारण सेल की रिजिडिटी उसको रिजिड बनाएगा और उसकी टर्जिडिटी मेंटेन रखता है वैक्यूल। देन वी हैव माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया तो सबको पता है, उसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि ये करता है एनर्जी सिंथेसिस। एटीपी का मतलब क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि एनर्जी सिंथेसिस, ठीक है। इसके पास क्रिस्टे होते हैं। क्रिस्टे क्या होता है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है तो जो इनर मेम्ब्रेन है उसके ऊपर कुछ फोल्ड्स देखने को मिलेंगे आपको। इनर मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ फोल्ड्स होते हैं ना, उन फोल्ड्स को क्या कहते हैं? क्रिस्टे। उन फोल्ड्स को क्या कहते हैं? क्रिस्टे। और वो फोल्ड्स क्या क्या करने के लिए अवेलेबल हैं? वो फोल्ड्स क्या करते हैं? सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज्यादा एटीपी सिंथेसिस होगी, यानी कि एनर्जी सिंथेसिस होगी। देन इसको हम माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली भी बोलते हैं, क्योंकि इसके पास अपना डीएनए और राइबोसोम है। एक क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस में भी दिया था जहां पे ये था कि ऐसी कौन सी दो ऑर्गेनेलीज हैं जो प्रोकैरियोट्स को रिप्रेजेंट करती हैं। प्रोकैरियोट्स को रिप्रेजेंट करने का मतलब ये है कि उनका खुद का डीएनए और राइबोसोम है। किसी भी ऑर्गेनेली या फिर सेल के पास जब अपना खुद का डीएनए है तो वो एक सेपरेट लाइफ एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दे रिप्रेजेंट्स द प्रोकैरियोट्स बिकॉज इनके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम है। ये अपनी प्रोटीन सिंथेसिस खुद कर सकते हैं, और जब ऐसा होगा तो इस नेचर को बोलते हैं सेमी ऑटोनॉमस नेचर, यानी कि सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसी कौन सी दो ऑर्गेनेली हैं जिनके पास डीएनए और राइबोसोम है। सेकेंड वन इज द प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स कहाँ पे होती हैं? प्लास्टिड्स प्लांट में होती हैं, सिर्फ प्लांट सेल्स में। इनका खुद का डीएनए एंड राइबोसोम है, सेम एज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सॉरी सेम एज द माइटोकॉन्ड्रिया। एंड देन इसके दो टाइप्स होते हैं, क्रोमोप्लास्ट एंड द ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट की बात करते हैं। क्रोमोप्लास्ट एक ऐसी टाइप का प्लास्टिड है जो कलर इंपार्ट करेगा, क्योंकि इसके पास है क्लोरोफिल, तो ये प्लांट को देता है ग्रीन कलर। बट जब आप ल्यूकोप्लास्ट की बात करेंगे, जब आप बात करेंगे ल्यूकोप्लास्ट की, तो ल्यूकोप्लास्ट स्टोरेज का काम करता है, जिसमें वो स्टार्च को स्टोर करेगा, अमाइलोप्लास्ट। ठीक है, एल्यूरोप्लास्ट स्टोर करता है प्रोटीन को, और एलायोप्लास्ट स्टोर करता है ऑयल को। तो प्लास्टिड्स के दो टाइप हो गए, क्रोमोप्लास्ट जिसके पास क्लोरोफिल है वो ग्रीन कलर देगा, और ल्यूकोप्लास्ट जो कि स्टोरेज का काम करता है। तो उसमें हमारे पास तीन आ गए, स्टार्च स्टोर करने के लिए, प्रोटीन स्टोर करने के लिए एंड ऑयल स्टोर करने के लिए। देन वी हैव व्हाट इज सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में क्या होता है बच्चों? सेल डिवीजन में बनते हैं नए सेल्स, पेरेंट सेल से डॉटर सेल्स बनेंगे। पेरेंट सेल से बनते हैं डॉटर सेल्स, इसको बोलते हैं सेल डिवीजन। सेल डिवीजन होती क्यों है? रिपेयर के लिए, जो भी सेल्स डैमेज हो गए उनको रिपेयर करने के लिए, ठीक है, और नए सेल्स बनाने के लिए, ग्रोथ करने के लिए। दूसरा गैमीट प्रोडक्शन, यानी कि स्पर्म और एग प्रोडक्शन के लिए भी सेल डिवीजन की जरूरत है। नाउ टू मेथड्स अवेलेबल हैं सेल डिवीजन में। फर्स्ट वन इज माइटोसिस
एंड मियोसिस। माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस की बात करते हैं। माइटोसिस में हमारे पास जब हम सेल साइकिल को डिस्कस करेंगे कि सेल साइकिल क्या है, तो हमारे पास दो फेजेस आते हैं, इंटरफेज एंड द माइटोटिक फेज। इंटरफेज में क्या होता है? इंटरफेज में सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है डिवाइड करने के लिए। ये आपको सारा इंटरफेस दिख रहा है, इसमें सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है डिवाइड करने के लिए, जब उसको डिवाइड करना है पर्टिकुलरली जाके एम फेज के अंदर। तो उसके अंदर एक आता है जी नॉट फेज। जी नॉट फेज में क्या होता है कि यहाँ पे सेल जो है वो इनएक्टिव है, या फिर उसने सेल साइकिल को एग्जिट कर दिया, वो बाहर निकल गया सेल साइकिल से। अभी वो डिवाइड नहीं करेगा, वो स्टेबल स्टेट में है, उसको डिवीजन नहीं करनी है। जीवन में क्या होगा? रैपिड ग्रोथ होगी सेल की, मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म होगी, सेंट्रियोल रेप्लिकेशन होगा। जीवन में सेल अपने आप को रेडी कर रहे हैं कि उसको एम फेज में जाना है, उसको डिवीजन करनी है। एस फेज में क्या होता है? क्रोमोसोम रेप्लिकेशन, डीएनए सिंथेसिस होती है, डीएनए कंटेंट इंक्रीज हो रहा होता है एस फेज में। देन वी हैव G2 फेज, यहाँ पे ग्रोथ और फाइनल प्रिपरेशंस होती हैं सेल डिवीजन के लिए। जितने भी और प्रोटीन्स चाहिए सेल को डिवीजन के टाइम पे, वो सब यहाँ पे सिंथेसाइज होंगे। ठीक है, उसके बाद आता है एम फेज। एम फेज में हमारे पास होता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज एंड फाइनली साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में होता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन, साइटोप्लाज्म डिवीजन। गॉट इट? चलिए अब बात करते हैं एम फेज की, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज की। प्रोफेज में क्या हो रहा है? डायग्राम से देखेंगे आपको, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख रही है, साइटोप्लाज्म दिख रहा है, और ये दिख रहे हैं बाइपोलर स्पिंडल बनने लगी हैं। जब प्रोफेज की बात आएगी तो ये स्पिंडल फाइबर्स बननी शुरू हो जाएंगी, स्पिंडल फाइबर्स बननी शुरू होगी हैं। अब आप यहाँ पे इनिशियल स्टेज देखेंगे प्रोफेज की, यहाँ पे सेल की जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो एज इट इज है। अभी न्यूक्लियर एनवेलप डिसेंबल होने नहीं लगी है, अभी इंटीग्रेटेड फॉर्म में है, जैसी होनी चाहिए ठीक वैसी ही है। कंडेंसिंग क्रोमोसोम्स विद टू क्रोमेटिड्स हेल्ड टुगेदर एट द काइनेटिक। अब देखिए यहाँ पे धीरे धीरे कंडेंसेशन शुरू हो जाएगी क्रोमोसोम्स की। क्रोमोसोम्स कंडेंस होने लगे हैं। पहले क्रोमोसोम्स फैले हुए पड़े थे, बिल्कुल कंडेंस स्ट्रक्चर में नहीं थे, यानी कि डीएनए कंटेंट बिल्कुल फैला हुआ पड़ा हुआ था, कंडेंस्ड फॉर्म में नहीं था। ठीक है, उन्होंने एक शेप अटेन नहीं की हुई थी। अब जैसी प्रोफेज में हम शुरुआत करते हैं तो कंडेंसेशन शुरू होगी, क्रोमोसोम एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर लेने लगेंगे। प्रो मेटाफेज में क्या होगा? प्रो मेटाफेज में ये शुरुआत होती है कि अब जो न्यूक्लियर एनवेलप है उसकी फ्रेगमेंट्स बनने लगेंगी, डिसअसेंबल होने लगेगा वो। अब न्यूक्लियर एनवेलप की फ्रेगमेंट्स बनने लगेगी, यानी कि न्यूक्लियर एनवेलप टूटने लगेगी, ब्रेक होने लगेगी। जब ऐसा होगा, ब्रेक होने लगेंगी, और यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स, जो यहाँ पे इनिशिएशन शुरू होगी थी स्पिंडल फाइबर्स की, अब ये जो पोल्स ऑपोजिट पोल्स पे जा चुकी है। यहाँ पे सेंट्रियोल्स आप देख रहे हैं ऑपोजिट पोल्स पे आ चुके हैं, और यहाँ से स्पिंडल फाइबर्स रिलीज हो रही हैं। गॉट इट? और ये है आपकी न्यूक्लियर एनवेलप जो कि डिसइंटीग्रेट होने शुरू हो गई। ये देखिए फ्रेगमेंट्स बनने लग गई हैं न्यूक्लियर एनवेलप की। यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप बिल्कुल परफेक्ट स्टेज में थी और यहाँ पे टूटने लग गई है न्यूक्लियर एनवेलप। जैसे ही प्रॉपर मेटाफेज आता है, ये प्रो मेटाफेज है, उसके बाद जब मेटाफेज आता है, मेटाफेज में क्या होगा कि अपने आप को क्रोमोसोम एक मेटाफेजिक प्लेट पे असाइन कर लेंगे। इस प्लेट को बोलते हैं मेटाफेजिक प्लेट। क्रोमोसोम ने अपने आप को एक स्टेशनरी लेवल पे ले आए, एक प्लेट बना ली है, एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लिया, इसको बोलते हैं मेटाफेजिक प्लेट। सारे क्रोमोसोम्स यहीं पे आके अलाइन हो जाएंगे और इनको इनके काइनेटिक और पे लग गया है ये स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर इनको अटैच करवा रही है। गॉट इट? इसके बाद क्या आता है? एनाफेज। जब एनाफेज होता है, अभी मेटाफेज पे यहाँ पे थे क्रोमोसोम्स मेटाफेजिक प्लेट पे, एनाफेज में इनकी मूवमेंट ऑपोजिट पोल्स की तरफ शुरू हो जाएगी। जो क्रोमोसोम है उनको किसने जोड़ा हुआ था? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे था काइनेटोकोर, ये जो क्रोमोसोम होता है ऐसे स्ट्रक्चर,
यहाँ पे जब ये बीच में से जुड़े हुए होते हैं तो ये दोनों सेपरेट होने लग जाएंगे, सिस्टर क्रोमेटिड्स एक दूसरे से सेपरेट होने लग जाएंगी एनाफेज में। एक ऊपर की तरफ जा रहा है तो एक नीचे की तरफ, ये ऑपोजिट पोल्स की तरफ इनकी मूवमेंट होगी। ठीक ऐसे ही ये देखिए, ये जो आपको वी शेप स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ये हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स जिनकी मूवमेंट ऑपोजिट पोल्स की तरफ शुरू होगी है एनाफेज के अंदर। जब ऐसा हुआ तो जब हम टीलोफेज में आएंगे, टीलोफेज में प्रॉपर मूवमेंट हो गई है और ये ऑपोजिट पोल्स पे अवेलेबल है। न्यूक्लियर एनवेलप अब दोबारा से रीफॉर्म होने लग जाएगी। न्यूक्लियर एनवेलप अब दोबारा से रीफॉर्म होने लग जाएगी जब डिवीजन कंप्लीट हो गई है टेलोफेज में। न्यूक्लियर एनवेलप विल स्टार्ट रीफॉर्मिंग और यहाँ पे लिखा है अनरेवलिंग क्रोमोसोम्स। मतलब अभी आपने देखा था कि प्रोफेज में कंडेंसेशन शुरू हो जाती है क्रोमोसोम्स की, ठीक वैसे ही अब टीलोफेज में क्रोमोसोम्स फिर से एक झुंड बनाने लग जाएंगे, एक अनरैप्ड स्ट्रक्चर फॉर्म बनाने लग जाएंगे, फैले हुए आ जाएंगे, डीएनए कंटेंट की फॉर्म में आ जाएंगे, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होगा। अब जब यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप बनने लग गया है तो ये देखिए यहाँ पे लिखा है न्यूक्लियर एनवेलप रीफॉर्मिंग अराउंड द इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स ऑपोजिट पोल्स पे आए, अभी डीकंडेंस होने लग गए, अभी कंडेंस हुए थे प्रोफेज में, नाउ लास्ट स्टेज में डीकंडेंस होने लग जाएंगे, फैले हुए मिलेंगे आपको सेल के अंदर। जब ऐसा होगा तो हमारे पास आता है साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस, यानी कि जब डिवाइड हो गया डीएनए कंटेंट, क्रोमोसोम्स डिवाइड हो चुके हैं, अब साइटोप्लाज्म की डिवीजन करनी है। तो जब साइटोप्लाज्म की डिवीजन हो रही है तो ये देखिए न्यूक्लियर एनवेलप कंप्लीट होगी, उसके अंदर डीकंडेंस्ड फॉर्म में आपको डीएनए कंटेंट यानी कि क्रोमोसोम्स दिख रहे हैं और ये साइटोप्लाज्म डिवाइड होना शुरू हो गया। इनिशियली आपके पास था एक सेल, इस एक सेल से दो डॉटर सेल्स बन चुके हैं। गॉट इट? इस एक सेल से दो डॉटर सेल्स बन गए। माइटोसिस और मियोसिस की बेसिक स्टेजेस को याद रखना है आपको, उनमें बेसिक फंडामेंटल फीचर्स याद रखने हैं कि प्रोफेज में क्या हो रहा है। प्रोफेज में कंडेंसेशन शुरू हुई, उसके बाद आपने यहाँ पे देखा कि प्रो मेटाफेज में यानी कि मेटाफेज से बस थोड़ी सी इनिशियल स्टेज पे न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट होने लगती है और मेटाफेज में जाके मेटाफेजिक प्लेट बन जाती है। मेटाफेजिक प्लेट बनने के बाद एनाफेज में क्रोमोसोम्स ऑपोजिट पोल्स की तरफ जाते हैं सेपरेट होने के बाद, यानी कि सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हुई और ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव हो गई। टीलोफेज में दोबारा से न्यूक्लियर एनवेलप बनना शुरू हो जाएगा और टीलोफेज के एग्जैक्ट बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा, यानी कि साइटोकाइनेसिस हो जाएगी और हमें दो सेपरेट सेल्स मिल जाएंगे। तो ये था हमारे पास माइटोसिस। अब बात करते हैं साइटोकाइनेसिस की। साइटोकाइनेसिस दो डिफरेंट तरीके से होगी, एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर। एनिमल सेल के अंदर क्या होता है, क्योंकि उसके पास सेल वॉल नहीं है तो उसके अंदर क्लीवेज बनने लगती है बाहर से अंदर की ओर, यानी कि ऐसे एक क्लीवेज फॉर्मेशन शुरू होगी बाहर से अंदर की ओर, क्योंकि उसके पास सेल वॉल नहीं है तो उसकी सेल मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी के कारण एक क्लीवेज बनेगी बाहर से अंदर, तो एक सेल दो सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। जब बात करते हैं प्लांट सेल की तो इसके पास यहाँ पे सेल वॉल होती है, तो इसके पास यहाँ पे वेसिकल्स इकट्ठे हो जाएंगे, गोल्जी वेसिकल। और प्लांट सेल में हमेशा साइटोकाइनेसिस अंदर से बाहर की तरफ होगी, सेल प्लेट अंदर से बनने लगती है और बाहर की तरफ ग्रो करती जाएगी और दो सेल्स में डिवीजन हो जाएगी। तो एक सेल से हमारे पास आ गए दो सेल्स। तो आपको बस ये याद रखना है कि एनिमल सेल में एक क्लीवेज फरो बनेगी, बाहर से अंदर की तरफ डिवीजन होगी, और प्लांट सेल में एक प्लेट बनती है, सेल प्लेट बोलते हैं जिसको, जिसकी अंदर से बाहर की तरफ ग्रोथ होगी। ठीक है। देन वी हैव मियोसिस। मियोसिस के बारे में जानते हैं। माइटोसिस को हम बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन, यानी कि उसमें क्रोमोसोम्स का नंबर सेम रहता है, और मियोसिस को बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। इसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। देखिए बच्चों, माइटोसिस में क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है, इसका मतलब वो सोमेटिक सेल्स में होती है, यानी कि फॉर एग्जांपल स्किन सेल्स में। हमारी बॉडी में जितने भी क्रोमोसोम हैं, मेरे सारे सेल्स में उतने ही क्रोमोसोम हैं एक्सेप्ट द गैमीट्स। जो एग और स्पर्म होता है उसके अंदर क्रोमोसोम का नंबर हाफ होता है, और वो बनते किस प्रोसेस से हैं उसको बोलते हैं मियोसिस, क्योंकि मियोसिस के अंदर क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ हो जाता है। जैसे कि आपको एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझाएंगे।
पहले मियोसिस करते हैं, फिर मैं आपको एक डेली रेगुलर एग्जांपल लेके करूंगी। देखिए आप मियोसिस में देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके पास होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। इसका मतलब क्या होता है, मान लीजिए एक मदर से क्रोमोसोम आया है और एक फादर से, पिंक वाला मदर से है, ब्लू वाला फादर से। एक सेल के अंदर 2 क्रोमोसोम है, तो हमने उसको बोल दिया डिप्लॉयड पेरेंट सेल। गॉट इट। जब ऐसा हुआ तो जब ये पेरेंट सेल, डिप्लॉयड पेरेंट सेल, मदर से एक क्रोमोसोम आ गया, फादर से एक क्रोमोसोम आ गया, एक कंप्लीट सेल आपके पास बन गया है। अब इसके अंदर होगी डिवीजन। उस डिवीजन के लिए पहले ये सेल अपने आप को प्रिपेयर करेगा। अब जब मैंने आपको बोला कि अपने आप को प्रिपेयर करेगा, तो मतलब क्या करेगा, इसके पास ये 2 क्रोमोसोम थे, एक मदर और एक फादर से। जो ये पिंक वाला मदर से क्रोमोसोम आया था, उसने उसको डुप्लीकेट कर लिया है, ये देखिए। यानी कि अगर इसके पास सिर्फ एक क्रोमेटिड था, तो उसने अपनी क्रोमेटिड एक और इंक्रीज कर ली है। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं करनी है, ध्यान देना है इस बात पे। हमेशा कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि क्रोमोसोम डबल हो गया। देखिए ध्यान देखिए, पिंक एक ही क्रोमोसोम पिंक है और एक ही ब्लू है, 2 ब्लू या फिर 2 पिंक नहीं आए। यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि वहां पे एक सिस्टर क्रोमेटिड थी, अब यहाँ पे 2 सिस्टर क्रोमेटिड हो गए, जिससे क्रोमोसोम का नंबर एक ही है, डीएनए कंटेंट डबल हो गया। गॉट इट। ठीक वैसे ही जो फादर से क्रोमोसोम आया था, उसने भी अपने आप को डुप्लीकेट किया और एक और सिस्टर क्रोमेटिड बना ली। जब ऐसा हुआ इंटरफेज में, यानी कि डीएनए कंटेंट डबल हो गया है, उसके बाद जब फर्स्ट सेल डिवीजन आती है, जिसको हम बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन, ये रिडक्शनल फेज होता है, यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर हाफ होगा। तो जब एक पेरेंट सेल से 2 आगे डॉटर सेल्स बनने होते हैं, ये देखिए, तो दोनों डॉटर सेल्स के अंदर सिर्फ एक एक क्रोमोसोम गया। एक के अंदर मदर का चला गया सिर्फ एक क्रोमोसोम, एक के अंदर फादर का चला गया सिर्फ एक क्रोमोसोम। डिवीजन होगी। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे 2 क्रोमोसोम थे सेल के अंदर, फादर वाला भी था, मदर वाला भी था। जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे चेक करेंगे, सेल के अंदर सिर्फ एक क्रोमोसोम है, या तो मदर का या फिर फादर का। सेकेंड स्टेज में आता है इक्वेशनल सेल डिवीजन। और इक्वेशनल सेल डिवीजन में क्या होता है कि सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो जाती हैं। क्रोमोसोम का नंबर एक ही है, ध्यान दीजिएगा, क्रोमोसोम ना तो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है ना ही डिक्रीज। एक क्रोमोसोम था, क्रोमोसोम का डीएनए कंटेंट हाफ हो गया। ये देखिए, एक सिस्टर क्रोमेटिड एक सेल में चली गई, दूसरी सिस्टर क्रोमेटिड दूसरे सेल में चली गई। क्रोमोसोम इज वन ओनली। गॉट इट। इसलिए इसको बोलते हैं इक्वेशनल सेल डिवीजन। उधर भी देखेंगे, जिस सेल के पास फादर वाला क्रोमोसोम था, उसने भी 2 सेल जब बनाए, तो दोनों के अंदर क्रोमोसोम एक ही गया है, 1 क्रोमोसोम बोथ हैव, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज इक्वेशनल सेल डिवीजन। बट डीएनए कंटेंट हाफ हो गया है, एक एक सिस्टर क्रोमेटिड जिसके अंदर आ गए हैं। अब इसको एक जर्नल टर्म्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। अगर अभी भी ये समझ नहीं आया तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत आसान करके समझाने लगी हूँ। मान लीजिए आपके पास 2 ग्लास पानी के हैं, 2 ग्लासेस ऑफ वाटर, ठीक है। दोनों के अंदर हमने हाफ हाफ पानी डाला है, हाफ अमाउंट ऑफ वाटर, दोनों को हमने आधा भर दिया। ग्लास है हमारे पास 2 पानी के, दोनों को आधा आधा फिल किया हुआ है। जब ऐसा हुआ तो अब ये डिप्लॉयड स्टेट है, ठीक है। कैसे डिप्लॉयड, मतलब आपके पास 2 पानी के ग्लास है, आधे हैं पूरे, उससे क्या मतलब, आपके पास 2 क्रोमोसोम है। 2 पानी के ग्लास का मतलब 2 क्रोमोसोम है। जब मैंने इनको फुल फिल कर दिया दोबारा से, अभी पानी आधा था, अब यहाँ पे आ गया ऊपर तक, मैंने इनको फिल कर दिया ऊपर तक, क्या ये ग्लास 2 से 4 हो गए? नहीं ना, पानी के ग्लास तो भी आपके पास 2 हैं। पानी का कंटेंट इंक्रीज हो गया है, यानी कि पानी की क्वांटिटी इंक्रीज हो गई है। अगर आधा ग्लास पानी था, अब पूरा ग्लास पानी है। बट ग्लास तो आपके पास अभी भी 2 ही हैं, पहले भी 2 थे, अब भी 2 हैं, बस पानी की मात्रा बढ़ गई है। अगर पानी पहले आधा ग्लास भरा हुआ था, अब पूरा ग्लास भरा हुआ है। तो इसी को बोलते हैं कि क्रोमोसोम नंबर तो सेम है, यहाँ पे भी डिप्लॉयड स्टेट है, 2 ही क्रोमोसोम्स हैं, पर डीएनए कंटेंट डबल हो गया। अगर आप इस आधे भरे हुए पानी को कहेंगे अगर ये डीएनए कंटेंट है, अगर यहाँ पे हाफ डीएनए कंटेंट है, तो यहाँ पे डीएनए कंटेंट क्या हो गया, फुल। हमने पानी को पूरा भर दिया। ग्लास तो 2 ही है, 4 तो नहीं हुए ना,
ठीक वैसे यहाँ पे भी क्रोमोसोम तो 2 ही हैं, 4 नहीं हुए। क्रोमोसोम डबल नहीं हुए हैं, डीएनए कंटेंट डबल हुआ है। क्रोमोसोम्स तो उतने ही हैं, 2 ही हैं। गॉट माय पॉइंट? अभी मैंने आपको बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है, ग्लासेस का एग्जांपल लेके, पानी के ग्लासेस का एग्जांपल लेके, और मुझे लगता है कि आपको समझ आ जाना चाहिए। ठीक है, इससे आसान मुश्किल है करना। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू का चैप्टर हमने कवर किया था, उसके अंदर हमने मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यूज कवर किए थे। एक बात याद होगी, मैंने बोला था कि परमानेंट टिश्यू कहीं से नहीं आएंगे। परमानेंट टिश्यूज का ओरिजिन क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जो सेल्स डिवाइड होकर एक स्पेसिफिक फंक्शन अटेन कर लेते हैं, हम उनको बोल देते हैं परमानेंट सेल्स या फिर परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक में हमारे पास था एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम। एपिकल में था रूट एपिकल मेरिस्टम एंड शूट एपिकल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम क्या करती थी? गर्थ यानी कि डायमीटर इंक्रीज करवाती थी, चौड़ाई, मोटापा इंक्रीज करती थी तने का, पेड़ के तने का, यानी कि ट्री ट्रंक का मोटापा इंक्रीज करती थी लेटरल मेरिस्टम। इंटरकैलरी मेरिस्टम लेंथ इंक्रीज करने के लिए इन्वॉल्व थी ना। अगर ये पेड़ की टहनी है तो ये 2 नोड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता था इंटर नोड, इसकी लेंथ इंक्रीज करवाती थी इंटरकैलरी मेरिस्टम। तो लेंथ इंक्रीज करने के लिए कौन से 2 मेरिस्टम्स इन्वॉल्व थे? एपिकल और इंटरकैलरी। और लेटरल मेरिस्टम क्या इंक्रीज कर रही थी? डायमीटर यानी कि गर्थ, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। देन वी हैव परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू में हमारे पास 2 टाइप के थे, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल में आता है पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स में आता है जाइलम एंड फ्लोएम। पेरेन्काइमा का मेन फंक्शन क्या बताया था? स्टोरेज। कोलेनकाइमा मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और स्क्लेरेन्काइमा के अंदर सारे डेड सेल्स हैं तो वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, देन वी हैव कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स में हमारे पास था जाइलम एंड द फ्लोएम। जाइलम क्या कर रहा था? वाटर और मिनरल्स कंडक्ट करवा रहा था। यूनिडायरेक्शनल था, रूट से शूट की तरफ, ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ। और जो फ्लोएम है वो बाय डायरेक्शनल था, नीचे से ऊपर भी, ऊपर से नीचे भी। और क्या कंडक्ट करवाता था? फूड की ट्रांसपोर्टेशन करवाता है फ्लोएम। जाइलम के एलिमेंट्स हैं ये ट्रकीड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स। बताया था मैंने कि जाइलम के अंदर सिर्फ और सिर्फ जाइलम पेरेन्काइमा ही लिविंग है, इसलिए जाइलम को हम लोग डेड भी बोलते थे, डेड टिश्यू भी बोलते थे, क्योंकि सिर्फ एक ही लिविंग था, दैट इज जाइलम पेरेन्काइमा। फ्लोएम के अंदर सिर्फ फ्लोएम फाइबर्स डेड हैं और सब कुछ लिविंग है, तो फ्लोएम को लिविंग टिश्यू बोलते हैं। याद आ रहा है? आई एम श्योर आपने सबने लिखा होगा इन नोट्स में, और नोट्स में अवेलेबल है ऑलरेडी। नेक्स्ट, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम बताया अभी। एपिकल और इंटरकैलरी दोनों किसके लिए इन्वॉल्व हैं? प्राइमरी ग्रोथ, दोनों लेंथ इंक्रीज करवा रहे हैं। जो लेटरल है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, नेक्स्ट इज परमानेंट वाला, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा के सेल्स में आप देखेंगे थोड़ी थोड़ी इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं, थिन सेल वॉल है। मेन फंक्शन क्या था पेरेन्काइमा का? स्टोरेज। जब कोलेनकाइमा की बात करते थे तो हम बोलते थे कि उसके कॉर्नर्स जो हैं वो थिक हैं, थिक एंड कॉर्नर्स। व्हाई? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन की डिपोजिशन थी। कोलेनकाइमा के सेल्स में सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन की डिपोजिशन थी, तो उसमें थिक एंड कॉर्नर्स थे। कोलेनकाइमा मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। अगर एक प्लांट स्टेबल है, बहुत तेज हवाएं चल रही हैं, वो बेंड होके वापस अपनी पोजीशन पे आ जाता है, पत्ते बेंड होके दोबारा से अपनी पोजीशन पे आ जाते हैं, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ कोलेनकाइमा। वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। स्क्लेरेन्काइमा में सारे डेड टिश्यू होते हैं, डेड सेल्स होते हैं, इसलिए वो प्रोवाइड करता है सपोर्ट, प्लांट को मजबूती प्रोवाइड करता है। और इसके पास एक लिग्निन होता है, लिग्निन की डिपोजिशन होती है इसके सेल वॉल पे, जो हार्ड सीमेंट लाइक सब्सटेंस होता है, लिग्निन डिपोजिशन। ठीक है, देन वी हैव जाइलम। जाइलम भाई कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? जाइलम क्या है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू।
जाइलम कंडक्ट करवाता है वाटर और मिनरल्स को, और यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट है. व्हाट इज यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स? उसके जाइलम एलिमेंट्स आपने पढ़े, जाइलम, फ्लोएम, जाइलम पेरेन्काइमा, वेसल्स एंड ट्रिकीज. तो ये 4 हैं जिनके थ्रू यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होती है पानी और मिनरल्स की. देन वी हैव फ्लोएम. फ्लोएम बाय डायरेक्शनल मूवमेंट है. फ्लोएम में क्या होता है? बाय डायरेक्शनल मूवमेंट. बाय डायरेक्शनल मूवमेंट होती है फूड की, रूट से शूट की तरफ भी, शूट से रूट्स की तरफ भी. और फ्लोएम के एलिमेंट्स क्या है? फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स, और है हमारे पास कंपेनियन सेल्स और सीव ट्यूब्स. सीव ट्यूब्स को असिस्ट कौन करता है? कंपेनियन सेल्स. तो फूड की ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमारे पास अवेलेबल है फ्लोएम. ठीक है. देन वी आर कमिंग टू द टॉपिक ऑफ एनिमल टिश्यूज. एनिमल टिश्यूज बहुत अच्छे से पढ़ा था हमने. एपिथेलियल होता है, मस्कुलर, देन वी हैव कनेक्टिव, एंड देन वी हैव नर्वस टिश्यू. याद आ रहा होगा, एपिथेलियल जब भी आ जाए, बाहरी कवर जो होता है हमारी स्किन पे, इनफैक्ट हमारे विसरल ऑर्गन्स यानी कि डेलिकेट ऑर्गन्स हमारी बॉडी के अंदर जो हैं, उनकी बाहरी लेयर को भी हम एपिथेलियम ही बोलते हैं. तो उसके अंदर हमारे पास 3-4 टाइप के सेल्स थे. पहला है स्क्वामस. फ्लैट सेल्स होते हैं स्क्वामस में, चपटे सेल बोलेंगे आप. जैसे फर्श के ऊपर टाइल्स लगी होती हैं, फ्लोर के ऊपर टाइल्स लगी होती हैं, ठीक वैसा ही दिखता है स्क्वामस एपिथेलियम में सेल्स को. क्यूबॉइडल में क्यूब लाइक सेल्स हैं. कॉलमनार में लॉन्ग, नैरो, कॉलम लाइक सेल्स हैं. देन सिलिएटेड सेल्स के ऊपर अगर सीलिया अवेलेबल है तो उसको बोल देते हैं सिलिएटेड एपिथेलियम. देन वी हैव ग्लैंडुलर. ग्लैंडुलर में क्या होता है कि एपिथेलियम जो है वो कहीं कहीं पे कुछ फोल्ड्स बना लेती है, वो इनवर्ड्स फोल्ड बना लेती है. ऐसी एपिथेलियम को बोलते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम. गॉट इट? ये स्टमक के अंदर भी अवेलेबल होती है. देन वी हैव मस्कुलर टिश्यू. मस्कुलर टिश्यू में हमारे पास था स्ट्राइएटेड मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स. स्ट्राइएटेड मसल्स वो जिनके ऊपर स्ट्राइएशंस हैं, और ये थे स्ट्राइएशंस वाले थे वॉलंटरी मसल्स. जो एक्टिविटीज हम परफॉर्म कर रहे हैं, मेरी हैंड मूवमेंट जो है वो स्ट्राइएटेड मसल्स के कारण ही है. इनको हम लोग बोलते थे वॉलंटरी मसल्स. स्मूथ मसल्स आर दोज मसल्स विच आर टर्म्ड एज इनवॉलंटरी, यानी कि मेरे स्टमक के अंदर जितनी भी मूवमेंट्स हो रही हैं, मेरी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो पेरिस्टॉल्टिक मूवमेंट है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ इनवॉलंटरी मसल्स. मेरे रिफ्लेक्स एक्शंस जो परफॉर्म कर रहे हैं वो इनवॉलंटरी मसल्स के कारण है. गॉट इट? देन वी हैव द कार्डियक मसल. कार्डियक कहीं भी आ जाए, मैंने आपको बोला था आपने हमेशा उसको हार्ट से रिलेट करना है, यानी कि दिल से जोड़ना है. तो जो दिल के मसल्स हैं यानी कि हार्ट मसल्स हैं, उनको बोलते हैं कार्डियक मसल्स. देन वी हैव द कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू में हमारे पास था फ्लूइड. फ्लूइड टिश्यू में हमारे पास ब्लड एंड लिम्फ डिस्कस किया था हमने. देन बोन, कार्टिलेज. बोन हमने डिस्कस किया था, फ्लेक्सिबल नहीं होता बिल्कुल भी, कार्टिलेज फ्लेक्सिबल होता है. गॉट इट? एरियोलर एडिपोज टिश्यू. एडिपोज में हमने क्या बताया था? एडिपोज में हमने बताया था कि फैट स्टोरिंग टिश्यू है, बॉडी का इंसुलेटर की तरह काम करता है, यानी कि जो हीट हमारे अंदर है उसको बाहर नहीं जाने देगा. ठीक है, प्रोटेक्शन करता है सर्दियों में. तो दैट इज बिकॉज ऑफ एडिपोज टिश्यू, फैट स्टोरिंग टिश्यू. फिर हमने लिगामेंट्स और टेंडन्स भी पढ़े थे, याद आ रहा होगा. बीएमटी, बोन टू मसल्स कौन कनेक्ट करता है? बोन और मसल को आपस में कौन जोड़ता है? दैट इज टेंडन्स. बोन टू बोन को कौन जोड़ता है? दैट इज लिगामेंट्स, BBL. याद आ रहा है? देन वी हैव नर्वस टिश्यू. नर्वस टिश्यू में एक इंपॉर्टेंट नाम था न्यूरॉन्स, लॉन्गेस्ट सेल्स इन ह्यूमन बॉडी. न्यूरॉन्स याद आ रहा है? ब्रेन सेल्स, न्यूरॉन्स सबसे बड़े सेल्स. तो ये थे हमारे पास 4 टाइप के टिश्यूज. देन वी हैव फंक्शंस ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू. एपिथेलियल टिश्यू क्या काम करता है? प्रोटेक्शन, बॉडी को पैथोजन से बचाएगा. सबसे कॉमन जब भी एपिथेलियम की बात है, अपनी स्किन को ले लीजिए, बाहर से हमें प्रोटेक्ट करती है, बहुत सारे एंटीजेंस, बहुत सारे पैथोजन से हमें बचाती है, बहुत सारे इन्फेक्शन से हमें बचाती है. सबसे पहले अगर बैरियर प्रोवाइड करती है तो आपकी स्किन आपको प्रोवाइड करती है बैरियर. ठीक है, तो आपके प्रोटेक्शन दे रही है. सिक्रीशन, जैसे कि ऑयल ग्लैंड्स हैं हमारी स्किन में, स्वेट ग्लैंड्स हैं, दैट इज सिक्रीशन. देन एब्जॉर्प्शन, कुछ सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब भी करना है,
ऑयल एब्जॉर्ब करना है, हमारे स्किन सेल्स के थ्रू ऑयल एब्जॉर्ब हो जाता है, और बॉडी के अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होना, दैट इज द एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। एक्सक्रीशन, बहुत ही कॉमन एग्जांपल, स्वेट, पसीना निकलता है आपके शरीर में से, तो जो स्वेट रिलीज होता है दैट इज एक्सक्रीशन। फिल्ट्रेशन, फिल्टर करता है सब्सटेंसेस को, किडनी के अंदर जो एपिथेलियम अवेलेबल होती है दैट फिल्टर्स द ब्लड। डिफ्यूजन, गैसेस का डिफ्यूजन होना, O2 एंड CO2 का डिफ्यूजन होना, जो आपके पास ब्लड वेसल्स हैं O2 एंड CO2 का एक्सचेंज होता है उसमें, दैट इज डिफ्यूजन। देन वी हैव सेंसरी रिसेप्शंस, रिसीव सेंसरी इंफॉर्मेशन। आपके यहाँ पे जो एपिथेलियम है, अगर आप किसी गर्म चीज को टच कर रहे हैं, चाय के कप को टच कर रहे हैं, तो आपके यहाँ के एपिथेलियल सेल्स आपको सिग्नल, आपके ब्रेन को सिग्नल देंगे कि आपको हाथ को पीछे करना है क्योंकि ये चीज गर्म है। तो यहाँ पे जो सेंसरी रिसेप्शंस है दैट इज एपिथेलियल सेल्स और एपिथेलियल टिश्यू। गॉट इट? कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन क्या है? बाइंडिंग करना। बाइंडिंग में मसल्स और सॉरी आपने टेंडन्स और लिगामेंट्स तो पढ़ा है ना। ब्लड मेन कनेक्टिव टिश्यू है। सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करना, बोन एंड कार्टिलेज सपोर्ट प्रोवाइड करता है। याद आ रहा होगा कार्टिलेज यहाँ पे है नाक में और इसमें कान में, है ना, कार्टिलेज है यहाँ पे आपके। देन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा आपको कनेक्टिव टिश्यू। ट्रांसपोर्टेशन, ब्लड और लिम्फ ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाना, ऑक्सीजन को पहुंचाना, है ना। इंसुलेशन, फैट स्टोरिंग टिश्यू इंसुलेशन करवाएगा। देन द फैट स्टोरेज एंड द बॉडी डिफेंस। बॉडी डिफेंस में क्या आता है? आपके ब्लड के अंदर और लिम्फ के अंदर आपके WBCs जो हैं, वाइट ब्लड सेल्स जो हैं, इम्यून सिस्टम जो है, इम्यून सेल्स जो हैं, वो आपको पैथोजेंस और डिफरेंट इन्फेक्शन से, बीमारियों से बचाते हैं। तो ये था कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन। देन वी हैव फंक्शंस ऑफ द मसल्स। मसल्स का में मेन फंक्शन क्या है? एक तो हीट प्रोडक्शन करना, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं एक्सट्रीम कोल्ड में मसल्स, मस्कुलर टिश्यू। कैसे? आपको जो शिवरिंग हो रही है, आपका बॉडी टेम्परेचर जैसे ड्रॉप होने लगेगा तो आपके शरीर में कंपन होने लग जाती है, आप कांपने लगते हैं, यानी कि शिवर करने लगते हैं। जैसे ही कंपन होगी आपकी बॉडी टेम्परेचर ऑटोमेटिकली एक नॉर्मल स्टेज पे आ जाएगी, गर्माहट आ जाएगी शरीर में। तो वो क्यों हो पाता है? किसकी हेल्प से हो पाता है? मस्कुलर टिश्यू की हेल्प से। देन द लोकोमोशन, आप मूव कर पा रहे हैं, आर्म मूव कर पा रहे हैं, लेग्स मूव कर पा रहे हैं, आप रनिंग कर पाते हैं, वॉक कर पाते हैं, आप इधर से उधर जा पा रहे हैं, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ मस्कुलर टिश्यू। थर्ड पॉइंट इज पोस्चर मेंटेनेंस। आप एक अच्छे पोस्चर में बैठ रहे हैं, आपको एक सपोर्ट, एक क्या बोलेंगे हिंदी में, आपको एक प्रॉपर बैलेंस प्रोवाइड कर रहा है। जब आप बैठ रहे हैं, आप चल रहे हैं, आप गिर नहीं रहे हैं, आपको एक प्रॉपर पोस्चर दिया हुआ है। वो पोस्चर कहाँ से मिलता है आपको? कहाँ से मिलता है स्ट्रक्चर और सपोर्ट? आपको मिलता है मस्कुलर टिश्यू से। ठीक है। देन वी हैव द नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू बना हुआ है न्यूरॉन्स का, लॉन्गेस्ट सेल्स इन आवर बॉडी, फॉर कोऑर्डिनेशन कंट्रोल ऑफ द बॉडी फंक्शंस। मैंने आपको बताया था कि ये चाय का कप गर्म है, ये मेरे एपिथेलियल सेल्स ने तो सेंस कर लिया इसको, बट इसको सिग्नल दिया ब्रेन को। अब ब्रेन मुझे फटाफट से ये बताएगा कि मुझे हाथ पीछे करना है। वो इतनी छोटी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में होता है, इतनी माइन्यूट सेकंड्स में हो जाता है कि मैं एकदम से हाथ पीछे कर लेती हूँ। जो एपिथेलियल सेल्स मेरे यहाँ पे थे, उन्होंने सिग्नल भेजा ब्रेन को, और ब्रेन ने मुझे सिग्नल वापस भेजा कि आपको हाथ पीछे करना है काम ना, अदरवाइज हाथ जल जाएगा। तो ये जो कोऑर्डिनेशन है, कंट्रोल है, ये नर्वस सिस्टम ही मेंटेन करवाता है। CNS होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है। PNS is peripheral nervous system, all nerves of brain and the spinal cord and peripheral nervous system. Then it regulates all the body functions. Nervous tissue क्या करता है? हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं उन सबको रेगुलेट करेगा। गॉट इट? अभी जैसे ये छोटा सा एग्जांपल यही था, गरम कुछ लगा है, आपने एकदम से हाथ पीछे किया, आपका रिफ्लेक्स एक्शन काम कर रहा है। ठीक है। कांटा लग रहा है आपको, आप लगने थोड़ा ना देते हैं, आप एकदम से उंगली पीछे करते हैं अगर कांटा लग जाए तो कहीं, है ना। तो वो सब कहाँ से रेगुलेट हो रहा है? नर्वस सिस्टम से, नर्वस टिश्यू से। ये है न्यूरॉन। न्यूरॉन में ये है डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स स्टिमुलस रिसीव करती हैं, फिर ये सिग्नल भेजेगी एक्सॉन को, ठीक है, सेल बॉडी को, सॉरी दिस इज सेल बॉडी, या फिर साइटॉन। साइटॉन और सेल बॉडी को सिग्नल आएगा डेंड्राइट्स के थ्रू। जब आया तो फिर वो जाता है एक्सॉन की तरफ। ये है
अगर श्वान सेल्स अवेलेबल हैं तो उन्होंने माइलिन शीथ बना दी यहाँ पे श्वान सेल्स के ऊपर तो उसको बोलते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन। और अगर माइलिन शीथ नहीं है तो उसको बोलते हैं नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। फिर उसके बाद आता है ये नर्व एंडिंग्स। नर्व एंडिंग्स आपको सिग्नल को लेके जाती हैं ब्रेन की तरफ, ठीक है। तो रिसेप्शन स्टिमुलस कौन रिसीव करेगा? डेंड्राइट्स रिसीव करते हैं, और फिर वो साइटोन सेल बॉडी की तरफ सिग्नल आएगा, देन एक्सॉन की तरफ जाएगा, और देन नर्व एंडिंग्स की तरफ जाएगा। ये आपके पास स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का, न्यूरॉन और नर्व सेल। अब पढ़ते हैं बायोडाइवर्सिटी क्या है, जो हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम्स वाला चैप्टर, उसको शुरुआत करेंगे कि बायोडाइवर्सिटी क्या है। बायोडाइवर्सिटी इज वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इंक्लूडिंग डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोऑर्गेनिजम्स एंड इकोसिस्टम्स। हमारी धरती पे बहुत ही डिफरेंट टाइप के प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, उनको सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। इतनी सारी स्पीशीज हैं, इतनी सारी वेराइटीज हैं कि आप सोचेंगे तो भी मतलब स्ट्रेस आ जाएगा कि भाई इतनी सारी स्पीशीज दी हैं भगवान ने। कुदरत, ये नेचर इतना वास्ट है, इतना वेरिड है कि जहां तक इंसान की सोच जाए ना, मतलब बंदा सोच ही नहीं सकता। इतनी ज्यादा एग्जाम्पल्स हैं आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, एनिमल्स के, प्लांट्स के, और इतनी सारी स्पीशीज एक्सटिंक्ट भी हो गए जिनके बारे में हम जान भी नहीं पाए, वो खत्म भी हो गए टाइम से पहले, ठीक है। कुछ का डेटा हमारे पास है और कुछ को हम जानते भी नहीं है कि वो कभी एग्जिस्ट करती भी थी। तो बहुत ही ज्यादा डाइवर्स नेचर है हमारा। इट इज मेजर्ड ऑन वेरियस लेवल्स, फॉर एग्जाम्पल जेनेटिक वेरिएबिलिटी। जेनेटिक वेरिएबिलिटी यानी कि डीएनए कंटेंट सबका डिफरेंट है, यानी कि उनके एंसेस्टर्स कैसे हैं, उनके एंसेस्टर्स कैसे थे, कौन है, वो सब डिफाइन करता है जेनेटिक वेरिएबिलिटी। स्पीशीज डाइवर्सिटी, डिफरेंट स्पीशीज अभी आपको बताया। एक ही तरीके का बैक्टीरिया इंक्लूड कर लिया आपने। बैक्टीरिया कितने टाइप के हैं? बहुत सारे टाइप के बैक्टीरिया। कोई रॉड शेप होगा, ठीक है, कोई स्फेरिकल होगा, कोई कॉलम शेप, कोई विब्रियो यानी कि कॉमा शेप्ड होगा, कोई स्पायरलम होगा, है ना। एक बैक्टीरिया के अंदर ही कितनी सारी वेराइटी आ गई है। तो वैसे ही इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, वो किस जगह पे रहते हैं, खाना पीना उनका क्या है, कैसे टाइप का न्यूट्रिशन है, इस सब पे भी डिपेंड करता है। और फाइलोजेनेटिक डाइवर्सिटी, उनके पूर्वज कैसे हैं। फाइलोजेनेटिक में आता है एंसेस्टर्स कैसे हैं उनके, ठीक है। तो ये है हमारे पास बायोडाइवर्सिटी। अब यहाँ पे आप एक पिक्चर देख रहे होंगे, जब हमने उस चैप्टर पढ़ा था तब भी आपने यही सेम पिक्चर देखी, जिसमें है फूड चेन एंड फूड वेब। फूड चेन में क्या हो रहा है कि प्लांट्स को डियर ने खाया और डियर को वॉल्फ ने, और जब वॉल्फ मर गई तो उसको डीकम्पोजर्स यानी कि बैक्टीरिया वगैरह आए, फंजाई वगैरह आए, उन्होंने उसको डीकम्पोज करवा दिया, उसकी बॉडी को मिट्टी में मिला दिया, मतलब खत्म, बिल्कुल ऑर्गेनिक सब्सटेंस बन गया, सॉइल के अंदर फर्टिलाइजर आ गया डीकम्पोजर्स के थ्रू। फूड वेब में क्या होता है, जब मल्टीपल फूड चेन्स एक साथ अलाइन हो जाती हैं तो बनता है फूड वेब। जैसे कि प्लांट को ग्रास हॉपर भी खा रहा है और उसे सेम प्लांट को बर्ड भी खा रहा है, पक्षी भी खा रहा है, और इस बर्ड को फॉक्स भी खा रही है और ईगल भी खा रही है। तो मल्टीपल फूड चेन्स जब एक साथ आ जाए बीच में तो बनता है फूड वेब। एक नेटवर्क बन जाए जब मल्टीपल फूड चेन्स का, तो उसको बोलते हैं फूड वेब। देन वी हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग बींग्स। अब बात करते हैं कि जो लिविंग बींग है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ऐसी क्या कैरेक्टर्स हैं जो डिफाइन करते हैं कि नॉन लिविंग से अलग हैं, मतलब जो एबायोटिक हैं उनसे अलग दिखते हैं बायोटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, फीचर्स क्या हैं हमारे। पहला प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है भाई, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, दैट इज फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, दैट इज फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। सेल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर में क्या था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, अभी पढ़ के आए ना सेल स्ट्रक्चर। साइटोप्लाज्म में क्या था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेलीज। देन वी हैव द न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में क्या आता है, खाना खुद बना सकते हो कि नहीं, ऑटोट्रॉफिक हो या फिर हेट्रोट्रॉफिक हो। ऑटोट्रॉफिक में तो प्लांट्स आते हैं, वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। हेट्रोट्रॉफिक में हम लोग हैं, एनिमल्स हैं, हम लोग अपना खाना खुद नहीं बना सकते। देन दी मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म चल रहा है, यानी कि जो कंपाउंड्स हैं उनका ब्रेकडाउन और उनकी एसोसिएशन हो रही है। छोटे मॉलिक्यूल्स बड़े मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं और बड़े मॉलिक्यूल्स छोटे मॉलिक्यूल्स में।
देन द रेस्पिरेशन, आप ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज हो रहा है आपकी बॉडी में, O2 एंड CO2 का एक्सचेंज हो रहा है, आप इनहेल एक्सेल कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड भी आपकी बॉडी में हो रही है जिससे आपको एनर्जी मिल रही है, दैट इज रेस्पिरेशन। देन वी हैव मूवमेंट, मूवमेंट शो कर रहे हैं, आप एक जगह से दूसरी जगह चल पा रहे हैं, जा पा रहे हैं, आप मूवमेंट शो कर रहे हैं, देन यू आर अ लिविंग बीइंग। ग्रोथ, आप बचपन में बिल्कुल छुटकू से थे, छोटू से थे, बेबी थे ना, बिल्कुल छोटे से, अब धीरे धीरे आप बड़े हो गए हैं, अब इतने बड़े हो गए हैं कि आप डिफेंस एग्जाम देना चाहते हैं, आप डिफेंस ज्वाइन करना चाहते हैं, है ना, तो ग्रोथ हुई ना आपके अंदर। छोटू से बेबी रह जाते तो कैसे ज्वाइन करते, ठीक है, तो आप बड़े हो गए, आप छोटे से बेबी की तरह आए थे इस धरती पे, आपके मम्मा ने आपको जन्म दिया, तो फिर अब आप धीरे धीरे बड़े हुए, आपके अंदर सेल डिवाइड हुए, है ना, सेल्स डिवाइड हुए, नए सेल्स आए, बॉडी ने ग्रो किया, हाइट इंक्रीज हुई आपकी, आप बड़े हो गए, ग्रो कर गए, तो आप हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर श्योर। देन द रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन क्या होता है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ने अपनी डॉटर सेल्स को बनाया, जिसमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन आती हैं। एसेक्सुअल और सेक्सुअल, सेक्सुअल में क्या होता है, गेमीट्स का रोल इन्वॉल्व होता है, मेल और फीमेल गेमीट्स का रोल इन्वॉल्व होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, यानी कि एग और स्पर्म, जब एक मेल ने स्पर्म रिलीज किया और फीमेल ने एग, और जब एग और स्पर्म दोनों फर्टिलाइज करते हैं, दोनों एक साथ आते हैं एग और स्पर्म, तो हमारे पास बनता है जायगोट। जायगोट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जायगोट से फिर एक नया इंडिविजुअल बनने लग जाएगा, जैसे जैसे उसके अंदर माइटोसिस यानी कि इक्वेशनल सेल डिवीजन होगी, तो बनता है एक नया ऑर्गेनिज्म। गॉट इट। देन द सेंसिटिविटी एंड द अडेप्टेबिलिटी, मतलब आप अपने सराउंडिंग्स के प्रति सतर्क हैं, आप कॉन्शियस हैं, आप जानते हैं, आपको पता लग रहा है ठंड कहाँ पे है, गर्मी कहाँ पे है, ठीक है, आप समझ पाते हैं कि यार यहाँ पे मेरे लिए सूटेबल है रहना और नहीं है। अडेप्टेबिलिटी, कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर कैमोफ्लाज वाली कैपेबिलिटी है, यानी कि वो अपने आप को एनवायरनमेंट में जैसी सिचुएशन है उसमें ढाल लेते हैं। सबसे कॉमन एग्जांपल है कैमिलियन, गिरगिट का, हम बोलते हैं गिरगिट अपना रंग बदल लेता है, जैसा एनवायरनमेंट, जैसे फूलों का रंग होगा, जैसी पत्तियां होंगी, उसका स्किन कलर बिल्कुल वैसा ही हो जाता है, कैमोफ्लाज बोलते हैं उसको। अगर फूल लाल रंग के हैं तो गिरगिट की बॉडी स्ट्रक्चर भी, उसका स्किन कलर भी रेडिश हो जाएगा, ताकि जो प्रेडेटर उसको खाने वाला है, जो दूसरा जानवर उसको खाना चाहता है, वो उसको खा ना पाए, वो देख ही नहीं पाएगा उसको, ऐसा कलर वो अपना बना लेता है, दैट इज अडेप्टेबिलिटी। देन वी हैव द एक्सक्रीटरी प्रोसेस, हमारा एक्सक्रीशन का प्रोसेस भी अलग है, पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम दिया है भगवान ने हमें। देन द लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल मतलब अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस धरती पे आया है, जिसका भी जन्म हुआ है, उसकी मृत्यु तय है, तो यानी कि वो आया, उसने ग्रो किया एंड देन अल्टीमेटली डेथ होगी, दिस इज नोन एज लाइफ साइकिल। देन वी हैव द क्लासिफिकेशन, इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं इस धरती पे, इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, छोटे छोटे माइक्रोस्कोप से देखने वाले भी हैं और नेकेड आई से दिखते हैं जो हमें, वैसे भी हैं, प्लांट्स हैं, तो भाई इतने सारे, उन सबको पहचान कैसे रखें, तो ऐसा साइंटिस्ट ने बोला कि इनको कुछ एक पर्टिकुलर ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, जिनसे हमें डिसाइड कर पाएंगे कि ऐसे दिखने वाले एक ग्रुप के अंदर हैं, ऐसे दिखने वाले एक ग्रुप के अंदर हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। जब क्लासिफिकेशन की बात आती है तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम है। पहला है टू किंगडम क्लासिफिकेशन, ये दिया था कैरलस लिनायस ने 1758 में, और इसमें दो किंगडम्स कौन सी थी, एक थी प्लांटी, दूसरी थी एनिमेलिया। उसके बाद हमारे पास थी फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी कॉपलैंड ने 1938 में, इसमें थी प्लांटी, एनिमेलिया, मोनरा एंड प्रोटिस्टा। फंजाई रह गया, तो जब फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आई RH वाइटेकर ने 1969 में दी, तो प्लांटी, एनिमेलिया, मोनरा, प्रोटिस्टा तो रखा, और एक और एडिशन हो गई थी, दैट इज फंजाई। फंजाई की एडिशन कर दी, फंगस। तो ये था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जिसको हम आज स्टडी करते हैं, हम फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को ही स्टडी करते हैं, ठीक है, ये दी थी RH वाइटेकर ने 1969 में। तो चलिए फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं, जो हमने स्टडी करनी है, जिसको हम आज जानते हैं, जिस क्लासिफिकेशन सिस्टम को, उसी को पढ़ते हैं। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बेसिस क्या है, सबसे पहला है सेल टाइप। सेल टाइप में क्या आता है कि जो ऑर्गेनिज्म जिसको हम पढ़ने लगे हैं वो यूनिसेलुलर है कि मल्टी सेलुलर,
एक सेल का बना हुआ है कि एक से ज्यादा सेल का बना हुआ है। सेकंड इज प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक, उसके पास न्यूक्लियस है या नहीं, न्यूक्लियस है या नहीं है। अगर वो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक है, एक सेल का बना हुआ है, विदाउट न्यूक्लियस है, उसको बोलते हैं मोनरा। गॉट इट। देन उसके पास सेलुलर लेवल ऑफ डिवीजन है, यानी कि वो सिंगल सेल्स का बना हुआ है, तो सिंगल सेल का बना हुआ है, तो मोनरा। देन वी हैव ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक, दोनों टाइप का न्यूट्रिशन है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, दोनों टाइप का है, ऑटो भी है, हेट्रो, खाना खुद भी बना सकते हैं कुछ मोनरास और कुछ ऑब्टेन करेंगे दूसरे ऑर्गेनिज्म से। एग्जाम्पल में है बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी फोटोसिंथेटिक होती है, ये अपना खाना खुद बना सकती है। देन वी हैव प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में आता है यूनिसेलुलर, बने हुए तो एक ही सेल के हैं, बट ये यूकैरियोट्स हैं, इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेलिज हैं। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑटोट्रॉफिक एज वेल एज हेटेरोट्रॉफिक, दोनों टाइप का न्यूट्रिशन है। देन स्पायरोगायरा एंड क्लैमिडोमोनास आर द एग्जांपल्स ऑफ प्रोटिस्टा। फंजाई यानी कि फंगस, हाँ जी, मशरूम आप खाते हैं, वो फंजाई के अंदर आती है। मशरूम मल्टी सेलुलर है, एक से ज्यादा सेल की बनी हुई है, नॉन ग्रीन है, ग्रीन नहीं है, प्लांट नहीं है ये। एंड यूकैरियोट्स प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, सेल ऑर्गेनेलिज भी हैं, और फंजाई के अंदर न्यूक्लियस है, मल्टी सेलुलर विद लूज टिश्यू, सेप्रोफिटिक है, पैरासिटिक है और कभी कभी सिम्बियोटिक भी है। सेप्रोफिटिक का मतलब कि डेड ऑर्गेनिजम्स पे फीड करती है, ये डिकम्पोजर्स की तरह काम करती है। पैरासिटिक मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे, कुछ लिविंग प्लांट्स पे फीड ऑन करे, वो फंजाई, उसको बोलेंगे पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और सिम्बियोटिक, अगर फंजाई किसी और ऑर्गेनिज्म के साथ एक सिम्बियोटिक एसोसिएशन में है, फॉर एग्जाम्पल फंजाई किसके साथ एसोसिएशन में थी, बहुत ही कॉमन और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, दैट इज लाइकन। फंजाई एल्गी के साथ एसोसिएट होती है एक सिम्बियोटिक म्यूचुअल रिलेशनशिप में, जहां पे दोनों को फायदा होता है, तो उसको बोलते हैं लाइकन। ठीक है। राइजोपस एंड एगैरिकस आर द एग्जांपल्स ऑफ फंजाई। प्लांटी की बात करते हैं, प्लांटी में आते हैं मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स, एक सेल से ज्यादा के बने हुए हैं मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स। टिश्यू लेवल एंड ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑटोट्रॉफिक हैं, प्लांट्स कहीं भी आ जाएं हमेशा ऑटोट्रॉफिक होंगे, और उसमें भी क्या होंगे, फोटो ऑटोट्रॉफिक, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं। क्लोरोफिल है इनका, तो सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस, खाना अपना खुद बनाएंगे। इंडिपेंडेंट है ये, किसी पे डिपेंड नहीं करते। हर्ब, श्रब और ट्रीज में डिवाइडेड है, आपने पढ़ा ना किंगडम प्लांटी में। देन वी हैव एनिमेलिया। एनिमेलिया में मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, हमारी बॉडी में ऑर्गन सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम अलग है, सर्कुलेटरी सिस्टम अलग है, रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग है, तो हो गया एनिमेलिया। हेटेरोट्रॉफिक है, आप खाना खुद बना सकते हैं, नहीं ना, नहीं बना सकते ना खाना खुद, तो आप खाना दूसरों से लेंगे, या तो एनिमल से या फिर प्लांट से। हेटेरोट्रॉफिक, फिश, फ्रॉग, क्रोकोडाइल, बर्ड्स एंड ह्यूमन बीइंग्स आर द एग्जांपल्स फॉर एनिमेलिया। ये है हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, बहुत क्रिस्प करके पढ़ा हमने यहाँ पे एक चार्ट में जब भी हम स्टडी करते हैं तो आसान लगता है ना। देन वी हैव किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी को डिस्कवर करते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं या फिर रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। पढ़ तो आप इसको अच्छे से पढ़ाया है मैंने ऑलरेडी, है ना। इसमें क्या है, डू नॉट हैव डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी। अगर प्लांट बॉडी रूट, स्टेम्स और लीव्स में डिवाइडेड ना हो तो उसको बोलते हैं थैलोफाइट्स। अगर प्लांट बॉडी रूट, स्टेम्स और लीव्स में डिवाइडेड ना हो तो उसको बोलते हैं थैलोफाइट्स, यानी कि थैलॉइड बॉडी होती है इनकी। देन वी हैव, अगर डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी है उसमें आगे 2 टाइप्स आती हैं। अगर वेस्कुलर टिश्यूज नहीं है, वेस्कुलर टिश्यूज का मतलब जाइलम और फ्लोएम नहीं है। वेस्कुलर टिश्यूज का मतलब कहीं भी आ जाए याद रखने ना, जाइलम और फ्लोएम। अगर जाइलम और फ्लोएम नहीं है तो हम कहते हैं ब्रायोफाइट्स, और अगर जाइलम और फ्लोएम है तो हम कहेंगे उन्हें स्पर्मेटोफाइट्स, यानी कि स्पर्मेटोफाइट्स जिनके पास सीड्स होंगे। अब बात करते हैं वेस्कुलर टिश्यूज। वेस्कुलर टिश्यूज वाले वो प्लांट्स जो सीड प्रोड्यूस नहीं करेंगे, जिनके पास बीज नहीं है, डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स, उनको बोलते हैं टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स आर द फर्स्ट टाइप ऑफ प्लांट जिनके पास वेस्कुलर टिश्यूज है। सबसे पहली ऐसी क्लासिफिकेशन प्लांट्स की, सबसे पहले ऐसी प्लांट्स की क्लासिफिकेशन जिसके पास वेस्कुलर टिश्यूज हैं, तो उनको फर्स्ट लैंड प्लांट्स भी बोलते हैं। ठीक है। और ब्रायोफाइट्स को क्या बोलते थे, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। टेरेस्ट्रियल भी हैं, धरती पे भी रहते हैं और पानी में भी।
एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। ठीक है, स्पर्मेटोफाइट्स में आता है जिनके पास नेकेड सीड्स हैं, यानी कि सीड्स फ्रूट के अंदर इनक्लोज नहीं है, तो उनको कहेंगे जिम्नोस्पर्म्स। और जिनकी सीड्स फ्रूट के अंदर है उनको कहते हैं एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स में आगे दो टाइप्स हैं। दो कॉटिलिडन्स अगर जिसके पास होंगे, सीड दो हिस्सों में टूट सकता है, उसको बोलते हैं डाइकॉट्स। फॉर एग्जाम्पल मूंगफली यानी कि पीनट। और अगर सीड के पास सिर्फ एक कॉटिलिडन है, दो हिस्सों में नहीं जा सकता सीड, तो उसको बोलते हैं मोनोकॉट। फॉर एग्जाम्पल चावल का दाना, राइस। ठीक है, आसान है। देन वी हैव किंगडम एनिमेलिया। उसके अंदर लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और किंगडम एनिमेलिया की क्लासिफिकेशन सिस्टम को जानते हैं। अगर सेलुलर लेवल है, सिर्फ सेल्स की बनी हुई है बॉडी, और मोस्टली एसिमेट्रिकल है, बॉडी को डिवाइड नहीं कर सकते आप किसी भी तरीके से, एसिमेट्री है, कहीं से भी ग्रो कर रही है, एसिमेट्रिकल है, तो उसको बोलते हैं पोरिफेरा। एसिलोमेट्स क्या बोला था, जिनके पास बॉडी कैविटी नहीं है, दीज आर एसिलोमेट्स, दे डू नॉट हैव अ बॉडी कैविटी, उसमें आता है पोरिफेरा। अगर टिश्यू या फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, और उसमें अगर रेडियल सिमेट्री है, किसी भी प्लेन में से आप डिवाइड कीजिए, एक इक्वल पोर्शंस में, इक्वल हिस्सों में आपको ऑर्गेनिज्म की बॉडी मिल जाएगी किसी भी प्लेन में डिवाइड करने से, तो आप उसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। एग्जाम्पल क्या था, स्टारफिश। उसमें भी अगर एसिलोमेट है, यानी कि सिलोम यानी कि ट्रू बॉडी कैविटी नहीं है, तो हम बोलते हैं सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा। याद आ रहा है, सिलेंट्रेट्स निडेरियंस, यानी कि जिनके पास वो था, सॉरी स्टिंगिंग सेल्स थे। निडेरियंस कौन थे, जिनके पास था स्टिंगिंग सेल्स। ठीक है, टिनोफोरा के पास क्या था भाई, याद आ रहे कुछ, 8 लोकोमोटरी प्लेट्स थी, बायोल्यूमिनेसेंस शो करती थी, लोकोमोशन में हेल्प कर रही है टिनोफोरा में, है ना। ये एसिलोमेट्स, इनके पास बॉडी कैविटी नहीं है। देन वी हैव बायलेटरल सिमेट्री वाले कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, बायलेटरल सिमेट्री जिसको सिर्फ एक प्लेन में से डिवाइड करने पे इक्वल पोर्शंस मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम सिर्फ यहाँ से अगर वर्टिकली डिवाइड करेंगे अपने आप को, तो 2 इक्वल पोर्शंस मिल जाएंगे, ये होती है बायलेटरल सिमेट्री। और इसमें आता था अगर एसिलोमेट, अगर सिलोम नहीं है, बायलेटरल सिमेट्री तो है बट बॉडी कैविटी नहीं है, तो हम बोलते हैं प्लेटीहेल्मिन्थ्स, फ्लैटवर्म्स, प्लेटीहेल्मिन्थ्स, फ्लैटवर्म्स। अगर सूडोसिलोमेट अपीयर होगा आपको सिलोम है बट सिलोम नहीं है, सूडोसिलोमेट्स अपीयर होगा सिलोम है बट सिलोम नहीं है, उसमें आता है एस्केल्मिन्थ्स। याद आ रहा है, राउंड वॉर्म्स। एस्केल्मिन्थ्स क्या था, निमेटोड्स या फिर राउंड वॉर्म्स, याद आ रहा है। देन वी हैव सिलोमेट्स, जिनके पास एक्चुअल में बॉडी कैविटी है, उनको बोलते हैं सिलोमेट्स। उसमें आता है एनिलिडा। एनिलिडा का सबसे कॉमन एग्जांपल था अर्थवर्म, इसको साइंटिफिकली हमने क्या बोला था, फेरेटिमा। देन वी हैव आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में सबसे कॉमन एग्जांपल, सबके घरों में मिल जाती है, स्पाइडर, मकड़ी, है ना, मोलस्का। देन वी हैव अकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेट्स एंड द कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स के अंदर आगे क्लासेस थी, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स, पाइसेस भी। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्लासिफिकेशन सिस्टम किंगडम एनिमेलिया का। आगे चलते हैं, तो चलिए अब वर्टिब्रेटा को डिस्कस करते हैं। वर्टिब्रेटा इज सब फाइलम ऑफ कॉर्डेट्स। वर्टिब्रेटा के डिवीजन में आता है एग्नाथा। एग्नाथा वो ऑर्गेनिजम्स जिनके पास जॉज नहीं होते, जिनके पास जबड़ा नहीं होता है, जॉज नहीं होते हैं। उसमें आता है क्लास साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा वो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो एनिमल्स हैं जिनके पास सर्कुलर माउथ होता है, क्योंकि इनके पास जॉज तो है नहीं, सर्कुलर माउथ होता है, और सकिंग माउथ है, सक करते हैं ये, सकिंग यानी कि खून चूसने वाला। ठीक है, सक करते हैं, ब्लड सक करते हैं, सकिंग माउथ है इनका। गॉट इट। देन वी हैव ग्नाथोस्टोमा। ग्नाथोस्टोमा वो ऑर्गेनिजम्स, वो एनिमल्स जिनके पास जॉज हैं। उसमें आती है कुछ क्लासेस। पहली है पाइसेस। पाइसेस यानी कि फिशेस, पाइसेस यानी कि फिश, मछली। पाइसेस यानी कि फिश यानी कि मछली, उनके पास होते हैं फिन्स, फिन्स के थ्रू वो पानी में तैर सकती हैं। ठीक है,
क्लास कॉन्ड्रेक्टाइज एंड ऑस्टेक्टाइज। कॉन्ड्रेक्टाइज वो फिशेस जिनकी बॉडी यानी कि जिनकी स्केलेटन कार्टिलेज की बनी हुई है, कार्टिलेजिनस स्केलेटन है, कार्टिलेज है इनके पास। कार्टिलेज तो फ्लेक्सिबल होता है ना, कार्टिलेज होता है इनके स्केलेटन में, इसको बोलते हैं कॉन्ड्रेक्टाइज। ऑस्टेक्टाइज में वो होता है जो बोनी फिशेस होती हैं, जिनकी स्केलेटन बोन की बनी हुई है, बोन स्केलेटन में होता है बोन, उसको बोलते हैं ऑस्टेक्टाइज। टेट्रापोडा में आता है जिनके पास लिम्स होते हैं, हाथ और पैर हों जिनके पास, उनको कहते हैं टेट्रापोडा। उसकी क्लासेस में आता है एम्फीबियंस, एम्फीबियंस फॉर एग्जांपल फ्रॉग, याद आ रहा है, रेप्टिलिया फॉर एग्जांपल स्नेक्स, क्रोकोडाइल। रेप्टिलिया में हमेशा याद रखना है इनका क्रीपिंग नेचर है, क्रीपिंग रेंग के चलने वाले, बरोइंग, क्रीपिंग एंड बरोइंग, रेंग के चलते हैं, दूसरा मिट्टी में अंदर डीप मिट्टी के अंदर बरो करके खड्डा बना के उसके अंदर रहते हैं, ठीक है, दैट इज रेप्टिलिया। एव्स बर्ड्स, जितने भी टाइप के बर्ड्स हैं वो सब आते हैं एव्स में। मेमेलिया यानी कि मैमल्स में है हम सब लोग, ह्यूमंस इंक्लूडिंग ह्यूमंस, मैमल्स, ठीक है, मैमल्स जो अपने यंग वंस को फीड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आर मदर्स, हमारी माओ ने हमें फीड किया है, हमें नरिश किया है, हमें अपना दूध पिलाया है, तो हम सब कौन है, मैमल्स हैं। मैमल्स के पास एक इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि दे कैन फीड देयर यंग वंस, दे कैन फीड देयर बेबीज, ओके। चलिए अब चार्ट के थ्रू सारे फाइलम्स को स्टडी कर लेते हैं किंगडम एनिमेलिया के, और ये एनसीईआरटी का चार्ट है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब पॉरीफेरा की बात करेंगे तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, मेन पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, सिलोम उसके अंदर नहीं होती। दूसरा डिस्टिंक्टिव फीचर्स क्या है, बॉडी के ऊपर पोर्स हैं एंड कैनाल्स इन द वॉल्स, गॉट इट। सर्कुलेटरी सिस्टम भी नहीं है, सिलोम तो है ही नहीं, सेगमेंटेशन भी नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं है और रेस्पिरेटरी भी नहीं। तो सबसे प्रिमिटिव टाइप के जो किंगडम एनिमेलिया में एनिमल्स हैं, सबसे प्रिमिटिव, दीज आर पॉरीफेरा। देन वी हैव सिलेंड्रेटा, जिसको निडेरियंस भी बोलते हैं क्योंकि इनके पास निडेरिया यानी कि स्टिंगिंग सेल्स होते हैं। इनके अंदर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है और रेडियल सिमेट्री है। किसी भी प्लेन में डिवाइड कर दीजिए, इक्वल पोर्शंस में आपको डिवाइड होकर एक ऑर्गेनिज्म मिल जाएगा। इनके अंदर भी सिलोम नहीं है, एसिलोमेट्स हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इनके अंदर इनकम्प्लीट है और सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट है। नीडोब्लास्ट, ये देखिए स्टिंगिंग सेल्स, नीडोब्लास्ट यानी कि स्टिंगिंग सेल्स प्रेजेंट है, ये इनका इंपॉर्टेंट फीचर है। एक एक इंपॉर्टेंट फीचर याद रखना है, याद आ रहा है, मैंने बोला था ऑलरेडी, एक एक दो एग्जाम्पल और इंपॉर्टेंट फीचर्स याद रखने। टीनोफोरा में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, रेडियल सिमेट्री है और कॉम्प्लेट्स होती है लोकोमोशन के लिए, 8 कॉम्प्लेट्स, याद आ रही है। देन वी हैव प्लेटीहेल्मिन्थ्स, प्लेटीहेल्मिन्थ्स में ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे पहले बायलेटरल सिमेट्री कहाँ शुरू हुई है बच्चों, प्लेटीहेल्मिन्थ्स में, ओके। और इनकी बॉडी है फ्लैट, तभी तो प्लेटीहेल्मिन्थ्स को क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लैट वर्म्स। फ्लैट वर्म्स बोलते हैं। देन वी हैव एस्केल्मिन्थ्स, एस्केल्मिन्थ्स में आते हैं निमेटोड्स या फिर राउंड वर्म्स, निमेटोड्स या फिर राउंड वर्म्स। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलेटरल सिमेट्री याद रखेंगे। सबसे पहले एक ही फाइलम के अंदर सूडोसिलोम मिली है, हमें ऐसा लगा कि उसके पास सिलोम है बट उसके पास सिलोम नहीं है, तो वो है एस्केल्मिन्थ्स, गॉट इट। देन ये ऑफन वर्म शेप्ड होते हैं और एलोंगेटेड बॉडी होती है इनकी, राउंड वर्म्स। देन वी हैव एनेलिडा, एनेलिडा में बायलेटरल सिमेट्री है और सबसे पहले सिलोमेट्स जो हमें मिले वो हैं एनेलिडा, सबसे पहले सिलोमेट्स। सबसे पहली बायलेटरल सिमेट्री है प्लेटीहेल्मिन्थ्स में, सबसे पहले सिलोमेट्स हैं एनेलिडा। इनके अंदर सेगमेंटेशन भी है और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, एज वेल सर्कुलेटरी सिस्टम भी है और रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट है, गॉट इट। बॉडी सेगमेंट में डिवाइड हो सकती है जैसे कि रिंग्स, फॉर एग्जाम्पल अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म सबसे कॉमन एग्जाम्पल है एनेलिडा का। आर्थ्रोपोडा की बात करते हैं, आर्थ्रोपोडा का मतलब ही ये होता है जॉइंटेड अपेंडेजेस, जिनके हाथ पैर जुड़े हुए हों, उन ऑर्गेनिजम्स को हम रखते हैं आर्थ्रोपोडा में। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बायलेटरल, सिलोमेट और एक्सोस्केलेटन बनी है क्यूटिकल की, जॉइंटेड अपेंडेजेस हैं, फॉर एग्जांपल स्पाइडर यानी कि मकड़ी। देन वी हैव मोलस्का, मोलस्का में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बायलेटरल सिमेट्री है, एक्सटर्नल स्केलेटन ऑफ शेल यूजुअली प्रेजेंट,
शेल की बनी हुई एक्सटर्नल स्केलेटन है इनके पास, मोलस्का के पास। गॉट इट। अकाइनोडर्मेटा, अकाइनो, इनके ऊपर स्पाइक्स प्रेजेंट होते हैं या फिर स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अब याद रखेंगे अकाइनोडर्मेटा के जो एडल्ट्स हैं, जो बड़े ऑर्गेनिजम्स हैं, मेच्योर हैं, उनके अंदर रेडियल सिमेट्री है, बट जो इनके बच्चे होते हैं, यंग वंस होते हैं, उनके अंदर बायलेटरल सिमेट्री है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं एडल्ट्स में रेडियल सिमेट्री। ठीक है। इनके पास वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है जो कि इनका एक इंपॉर्टेंट फीचर है। देन वी हैव हेमिकॉर्डेट्स, हेमिकॉर्डेट्स में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बायलेटरल सिमेट्री है, सिलोम में सिलोमेट्स हैं क्योंकि सिलोम इनके पास है, सेगमेंटेशन तो नहीं है इनके पास, डाइजेस्टिव सिस्टम है और सर्कुलेटरी सिस्टम भी है और रेस्पिरेटरी सिस्टम भी है। सेगमेंटेशन से याद रखेंगे, एक तो एनालिडा में थी सेगमेंटेशन और एक आर्थ्रोपोडा में। ठीक है। हेमिकॉर्डेट्स का इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है, वॉर्म लाइक एनिमल्स हैं, प्रोबोसस, कॉलर और ट्रंक में बॉडी डिवाइडेड है, इनकी 3 में बॉडी डिवाइडेड है, प्रोबोसस, कॉलर एंड ट्रंक। ठीक है। देन वी हैव, और इसका हेमिकॉर्डेट का एक एग्जांपल था बहुत कॉमन, ब्लैनोग्लॉसस, याद है लेक्चर के टाइम पे बताया मैंने आपको। कॉर्डेट्स में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलेटरल सिमेट्री, सिलोमेट्स, और आपके पास सेगमेंटेशन प्रेजेंट है कॉर्डेट्स में, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम भी है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी है। कॉर्डेट्स का फीचर क्या है, नोटोकॉर्ड है, डोर्सल होलो नर्व कोड, गिल स्लिट्स विद लिम्स और फिन्स। गॉट इट। ये है हमारा एनसीईआरटी का फ्लो चार्ट फॉर द किंगडम एनिमेलिया। देन लेट्स कम टू बायोमोलिक्यूल्स एंड न्यूट्रिशन। फूड क्या होता है, फूड इज यूजुअली ऑफ प्लांट, एनिमल और फंगल ओरिजिन व्हिच कंटेन्स द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। खाना कोई भी वो ऑर्गेनिक मटेरियल है जिसके अंदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, ये सब कुछ है, और जिससे हमें एनर्जी मिले हमारे जीवन की एक्टिविटीज, हमारी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म करने की। हम बोल पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, बात कर पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, ये सब एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, जितनी भी फिजिकल एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, उस सब के लिए एनर्जी कहाँ से मिलती है, फूड से। गॉट इट। बैलेंस डाइट क्या होती है, बैलेंस डाइट होती है ऐसी कोई भी डाइट जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट 60% मात्रा में अवेलेबल हो, प्रोटीन्स 50%, फैट्स 25%, मिनरल्स, विटामिन्स, वाटर एंड रफेज एक ऑप्टिमम क्वांटिटी में हो, जितनी हमारी शरीर को जरूरत है उस एक पर्टिकुलर मिनरल के, उस पर्टिकुलर कंटेंट की फूड की, तो वो उतनी ही मात्रा में अवेलेबल है, उसको बोलते हैं बैलेंस डाइट। और ये बॉडी टाइप पे डिपेंड करता है, आप कैसा काम परफॉर्म करते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। आप फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं और आप फैट कंटेंट मैक्सिमम रख रहे हैं अपनी डाइट में, तो आपको नुकसान देगा। ठीक है। ओबेसिटी हो जाएगी, आपको हार्ट डिजीजेस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे क्योंकि आप फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, उसको यूज नहीं कर रहे हैं। गॉट इट। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट विटामिन्स। कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन्स को डिस्कस करते हैं। विटामिन ए, इसका कॉमन नाम है रेटिनोल, और इसका मेजर फंक्शन ये है कि अगर इसकी ये ना विजन में हेल्प करता है, आपको देखने में, आपकी आंखें ठीक रहेंगी विटामिन ए के कारण, एज वेल एज इम्यूनिटी। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो ब्लाइंडनेस होने का खतरा बढ़ जाता है। गॉट इट। और फूड सोर्सेज है फोर्टिफाइड मिल्क, एग्स वगैरह से आपको ये मिलेगा विटामिन ए। देन द विटामिन डी का नेम होता है कोलेकैल्सिफेरॉल, या फिर इसको कैल्सीफेरॉल भी बोल देते हैं। बोन ग्रोथ एंड मेंटेनेंस के लिए चाहिए, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए चाहिए। जब हम दूध पीते हैं हम बोलते हैं हमें कैल्शियम चाहिए दूध में से, तो वो कैल्शियम इसीलिए एब्जॉर्ब हो पाएगा अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की मात्रा अच्छी है। और विटामिन डी कहाँ से मिल रहा है, सूरज की रोशनी से, सनलाइट। ठीक है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स होने के चांसेस ज्यादा हैं, हड्डियों की बीमारी है, उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। विटामिन ई इज टोकोफेरॉल विच इज एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटेक्ट्स द सेल मेम्ब्रेन। रेड ब्लड सेल की ब्रेकेज हो सकती है अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। वेजिटेबल एंड सीड और नट ऑयल्स में मिल जाएगा। विटामिन के पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइलोक्विनोन, ब्लड क्लॉटिंग के लिए एसेंशियल है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेटिव टाइम्स पूछा गया है कि ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज विटामिन के। ठीक है। इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हेमरेज होने के चांसेस ज्यादा हैं। देन विटामिन बी1 जिसको बोलते हैं थायमिन, एनर्जी मेटाबॉलिज्म, अगर डेफिशिएंसी होगी तो बेरी होने के चांसेस हैं आपको। देन विटामिन बी2 जिसको बोलते हैं राइबोफ्लेविन, एनर्जी मेटाबॉलिज्म, अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो इन्फ्लेमेशन ऑफ द माउथ एंड द स्किन। देन वी हैव विटामिन बी3 जिसको बोलते हैं नियासिन, एनर्जी मेटाबॉलिज्म, अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो प्लेग्रा हो जाएगा। प्लेग्रा इज व्हाट,
टाइम से पहले आपकी एजिंग होने लग जाएगी, उम्र दिखने लग जाएगी स्किन पे, ठीक है, रिंकल्स आ जाएंगे बहुत ज्यादा। देन विटामिन B5 को बोलते हैं पेंटोथेनिक एसिड। इसमें मेजर फंक्शंस है प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को मेंटेन रखता है विटामिन B5। गॉट इट। विटामिन B6 को बोलते हैं पायरिडॉक्सिन, बहुत ही कॉमन नेम है, पायरिडॉक्सिन याद रखेंगे आप। प्रोटीन और फैट मेटाबॉलिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन रिच फूड्स में मिलता है विटामिन B6। विटामिन B7 इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है बायोटिन, प्रोटीन फैट एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए है, और इसकी डिफिशियंसी सिंड्रोम्स जो है इफेक्ट्स हैं बहुत रेयर है। देन विटामिन B9, फॉलिक एसिड, इसका नाम याद रखेंगे, हेल्प्स मेक DNA फॉर न्यू सेल्स, एक्टिवेट्स द विटामिन B12। हमारी बॉडी में जो विटामिन B12 का रोल है उसको एक्टिवेट ही करवाएगा विटामिन B9। अगर विटामिन B9 की कमी हो गई तो विटामिन B12 का फंक्शन परफॉर्म नहीं होगा। गॉट इट। देन विटामिन B12 को बोलते हैं कोबालामीन, इंपॉर्टेंट वन, इट मेक्स DNA फॉर न्यू सेल्स, एक्टिवेट्स द फोलेट एज वेल प्रोटेक्ट्स द नर्व सेल, ठीक है। देन C, एस्कॉर्बिक एसिड, बहुत बार पूछा गया है ये विटामिन K की तरह ही। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो स्कर्वी हो जाएगी, यानी कि ब्लीडिंग गम्स हो जाते हैं, खून आने लगेगा आपके गम्स में से, मसूड़ों में से। एंटीऑक्सीडेंट है, कोलेजन सिंथेसिस में हेल्प करता है एज वेल एज इम्यून फंक्शन में। सिट्रस फ्रूट्स हैं जितने भी, खट्टे फ्रूट्स हैं जितने भी, उन सब से आपको विटामिन C मिलेगा। तो ये था विटामिन के लिए फ्लो चार्ट, पहले भी स्टडी किया हमने, आज उसको रिवाइज कर लिया। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज दोबारा से पढ़ लेते हैं। पहला था क्वाशियोरकर, इसमें क्या होता है कि प्रोटीन की कमी से हो जाएगा क्वाशियोरकर, और छोटे बच्चों को होता है, अगर प्रोटीन की कमी है डाइट में तो उसको क्वाशियोरकर होने के चांसेस ज्यादा हैं, इसमें ग्रोथ कम होगी बॉडी की। अडीमा में क्या होता है कि फ्लूइड कंटेंट फिल हो जाएगा बोन्स के अंदर, बोन स्वेलअप हो जाती है और स्वेलिंग आ जाएगी, क्योंकि फ्लूइड कंटेंट इकट्ठा होने लगता है, फ्लूइड इकट्ठा होने लग जाता है। बल्जिंग आईज प्रोट्रूडिंग हो गया, ऐसा लगेगा बाहर को आ रही हैं आंखें। मैरास्मस इफेक्ट्स द इन्फेंट्स, बहुत ही छोटे बच्चे जो 1 साल से कम की उम्र के बच्चे हैं उनको होने के चांसेस होते हैं मैरास्मस, प्रोटीन डेफिशिएंसी के कारण। सिम्टम्स होता है मेंटल रिटार्डेशन, मेंटली ग्रो नहीं कर पाएंगे, उनका IQ लेवल कम रहेगा। दूसरा, वीक बॉडी रहेगी, लिम्स थिन रहेंगे, एंड वेट लॉस बहुत होगा, उनकी बॉडी की अप्रोप्रिएट अमाउंट में वेट नहीं रहेगा बॉडी में, जो हाइट और बॉडी वेट होना चाहिए एक बैलेंस के अकॉर्डिंग, वैसा नहीं रहेगा, उनकी बॉडी में वेट कम होगा। मैरास्मस छोटे बच्चों को होता है, 1 साल से भी कम उम्र के जो बच्चे हैं। ओके फाइन, ये कुछ NCERT के चार्ट्स हैं। परसेंटेज ऑफ द टोटल सेलुलर मास, वाटर कितना होता है, 70 to 90% हमारी बॉडी में वाटर ही है, तो मैक्सिमम अमाउंट में पानी है। देन वी हैव प्रोटीन्स, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स तो होंगे ही बहुत ज्यादा। न्यूक्लिक एसिड्स में क्या आता है, DNA और RNA, तो हमारी बॉडी में DNA कंटेंट है। तीसरे नंबर पे आते हैं न्यूक्लिक एसिड्स। देन वी हैव कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड दी आयंस। देन प्रोटीन्स और उनके कुछ फंक्शंस, हमारी बॉडी में जो प्रोटीन्स हैं उनके कुछ फंक्शन की बात करते हैं। कोलेजन जो है बच्चों याद रखना है, अबंडेंट प्रोटीन है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सबसे ज्यादा मात्रा में मिलने वाला जो प्रोटीन है दैट इज कोलेजन। इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस, ट्रिप्सिन एक ऐसे टाइप का प्रोटीन है जो प्रोटीन सिंथेसिस में, एंजाइम है ये, मैक्सिमम एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, और ट्रिप्सिन क्या काम करता है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में इसका रोल है। ट्रिप्सिन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। देन वी हैव इंसुलिन, इंसुलिन इज अ हार्मोन जो कि ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को देखता है। ग्लूकोज कितनी चाहिए ब्लड में, ग्लूकोज का लेवल क्या है, उस सबको बैलेंस कौन करता है, इंसुलिन, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। देन वी हैव एंटीबॉडीज, जितनी भी एंटीबॉडीज हैं जो भी पैथोजेंस और इन्फेक्शन एजेंट से फाइट करती है, इन्फेक्शन से लड़ती है हमारे शरीर में एंटीबॉडीज, वो सब प्रोटीन्स हैं। देन रिसेप्टर्स, कोई भी सेंसरी रिसेप्टर, कोई भी सिग्नल गेन करने वाला जो रिसेप्टर अवेलेबल है हमारी बॉडी में, दिस ऑल रिसेप्टर्स आर दी प्रोटीन्स। सेंसरी रिसेप्शन, स्मेल देखने वाला, स्मेल अच्छी आ रही है बुरी आ रही है, टेस्ट कैसा है, खट्टा है मीठा है कड़वा है। हॉर्मोन्स, कौन से हॉर्मोन्स इस टाइम रिलीज होने चाहिए बॉडी में, उन सबके लिए जो रिसेप्टर्स हैं वो सब क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। ग्लट4 करके एक प्रोटीन है विच एनेबल्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज टू द सेल्स। ब्लड से सेल के अंदर ग्लूकोज जाए वो किसके कारण पॉसिबल हो पाता है, ग्लट4 प्रोटीन के कारण। गॉट इट। ये एनसीईआरटी के चार्ट हैं और ये इंपॉर्टेंट होते हैं। कंपैरिजन ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द लिविंग एंड द नॉन लिविंग मैटर। I'm sorry.
लिविंग और नॉन लिविंग मैटर के अंदर ये कुछ एलिमेंट्स जो हैं इनकी मात्रा क्या है, कौन किस में ज्यादा है। सबसे ज्यादा आप देखेंगे 46.6% ऑक्सीजन है, लिविंग के अंदर भी है, अर्थ क्रस्ट में भी है सबसे ज्यादा ऑक्सीजन ही, और ह्यूमन बॉडी में भी सबसे ज्यादा यही है 65%। सबसे कम ह्यूमन बॉडी में क्या है, सिलिकॉन। सबसे कम ह्यूमन बॉडी में क्या है, नेग्लिजिबल अमाउंट में सिलिकॉन, जो अर्थ में 27.7 है। और सेकंड नंबर पे नेग्लिजिबल से थोड़ा सा ऊपर चलेंगे अगर, मतलब बहुत ही कम मात्रा में ह्यूमन बॉडी में मैग्नीशियम है, ठीक है। सेकंड नंबर पे क्या है हमारी बॉडी में, कार्बन। पहले तो ऑक्सीजन आ गया, देन दी कार्बन। और अर्थ क्रस्ट में सेकंड नंबर पे क्या है, सिलिकॉन। तो ऐसे कुछ तरीके से आपको याद रखना है कि सबसे कम हमारी बॉडी में सिलिकॉन है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, सेकंड नंबर पे आता है कार्बन, ठीक है। उसके बाद फिर नाइट्रोजन वगैरह आएंगे। तो ये एक छोटा सा चार्ट जिससे आप 2-3 पॉइंट उठा सकते हैं कि सबसे ज्यादा हमारी बॉडी में क्या है और अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा क्या है, सेकंड नंबर पे हमारी बॉडी में क्या है और अर्थ क्रस्ट में सेकंड नंबर पे क्या आता है। सबसे नेग्लिजिबल अमाउंट में, सबसे कम अमाउंट में सिलिकॉन है, और मैग्नीशियम भी नेग्लिजिबल है, ऑलमोस्ट 0.1%। Let's come to plant morphology. It is the study of the various external features of the plant, including root system, stem, leaves, flowers, fruits and seeds. Morphology कहीं भी शब्द आ जाए, morphology का मतलब होता है बाहर से कैसे दिखता है वो ऑर्गेनिज्म, प्लांट हो या फिर एनिमल हो, वो बाहर से कैसे दिखता है उसको बोलते हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी। तो प्लांट बाहर से कैसे दिखता है, उसके पत्ते कैसे हैं, फूल कैसा है, टहनी कैसी है, उसकी ट्रंक कैसी है, उसकी रूट्स कैसी हैं, उसके अंदर फल कैसा आता है, वो फल का स्ट्रक्चर क्या है, सीड कैसी है उसकी, ये सब आता है प्लांट मॉर्फोलॉजी में। फंक्शंस ऑफ रूट, सबसे पहले जब भी हम प्लांट मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे, ये देखिए, ये इसकी रूट्स, ये है लीफ, स्टेम, रूट, 3 बेसिक ऑर्गन होती है प्लांट के अंदर। तो रूट का मेन काम क्या है, एंकरेज। प्लांट की जड़ों का काम क्या होता है, किसी भी सपोर्ट सिस्टम, किसी भी सबस्ट्रेटम, किसी भी नीचे जमीन में मिट्टी या फिर किसी रॉक से जोड़ के रखना प्लांट को, उसको एंकर करवाना, उसको एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट देना, दैट इज बिकॉज ऑफ रूट्स। एब्जॉर्प्शन, यानी कि वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करती है, एब्जॉर्प्शन। कंडक्शन ऑफ वाटर मिनरल्स आ गया, ट्रांसपोर्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। सॉइल इरोजन, अगर पौधे यानी कि पेड़ ज्यादा लगे होंगे ना, प्लांट्स नदी के किनारे, तभी तो बोलते हैं कि सॉइल इरोजन कम होगी, मिट्टी कम कटेगी वहां से, क्योंकि जड़ें जो है वो मिट्टी को जकड़ के रखती हैं, मिट्टी को रोक के रखती हैं। तो सॉइल इरोजन कौन प्रिवेंट करेगा, प्लांट्स। स्टोरेज एंड मैकेनिकल सपोर्ट एज वेल, ये रूट्स जो हैं इन्होंने सिर्फ कंडक्शन नहीं करना है, इनके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस होती हैं, हमने पढ़ा है टैप रूट सिस्टम, एडवेंटेशियस और फाइब्रस। इन तीनों रूट सिस्टम्स के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस आती हैं जिसमें स्टोरेज का काम आएगा, कुछ रूट्स कहीं पे रेस्पिरेशन में हेल्प कर रही हैं, है ना, कहीं पे रूट्स आपको फोटोसिंथेटिक भी हैं, कहीं पर मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, है ना, कहीं पे आपको सपोर्ट सिस्टम दे रही हैं। कोई प्लांट बहुत भारी है तो रूट्स ग्रो कर रही हैं और जड़ें आ रही हैं ऊपर से, टहनियों में से निकल रही है, ब्रांचेस में से निकल रही हैं, स्टिल्ट रूट्स करके बोलते हैं, प्रॉप रूट्स करके बोलते हैं ना। वो सब क्या है, उनका एडवांसमेंट है, उनका मॉडिफिकेशन है रूट का, जो कि उसको डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने में हेल्प करता है, प्लांट को सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करता है, स्टोरेज में, मैकेनिकल सपोर्ट में, जितने भी उसके वाइटल फंक्शंस हैं उन सब में हेल्प करता है। तो कुछ मॉडिफिकेशंस हो जाती हैं रूट्स के अंदर। टैप रूट सिस्टम क्या होता है, जहां पे रूट रेडिकल से ही डेवलप होगी। एम्ब्रियो के अंदर जो रेडिकल होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रूट्स। याद रखेंगे, आर से रूट, आर से रेडिकल, ठीक है। एग्जाम्पल, मोस्ट डाइकॉट्स, जितने भी डाइकॉट्स है ना, डाइकॉट्स, अब तो डाउट नहीं होगा ना डाइकॉट और मोनोकॉट में, जिनके पास 2 कॉटिलेडन्स होते हैं जिनके सीड के पास, उनको बोलते हैं डाइकॉट्स। जितने भी डाइकॉट्स हैं उन सब के पास टैप रूट सिस्टम होता है, यानी कि उन सब की रूट रेडिकल से ही आती है एम्ब्रियो के। देन वी हैव द फाइब्रस रूट सिस्टम। फाइब्रस में क्या होता है कि प्राइमरी रूट जो होती है वो शॉर्ट लिव्ड होती है, कुछ समय के बाद ये रूट, प्राइमरी रूट झड़ जाएगी और वहां पे सेकेंडरी रूट डेवलप हो जाएगी। एग्जाम्पल इज द व्हीट, यानी कि कनक। व्हीट के अंदर होता है फाइब्रस रूट सिस्टम, गॉट इट। सेकेंडरी रूट डेवलप हो जाती है तो फाइब्रस रूट सिस्टम। एडवेंटेशियस रूट सिस्टम्स, रूट डेवलप फ्रॉम एनी अदर पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन द रेडिकल। रेडिकल को छोड़ के कहीं से भी रूट आ रही है, यानी कि स्टेम से निकल रही है, लीव से निकल रही है, कहीं से भी रूट आ रही है, उसको बोलते हैं एडवेंटेशियस रूट सिस्टम। रेडिकल से आना था, वहां से नहीं आ रही है,
और ऑर्गन से आ रही है। फॉर एग्जाम्पल ग्रास, मॉन्स्ट्रा एंड बनियन ट्री, इनके अंदर होती है एडवेंटेशियस रूट सिस्टम। बनियन ट्री, बरगद के पेड़ के अंदर देखा होगा टहनियों में से रूट्स निकल रही होती हैं, वो रूट्स उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। वो इतना भारी होता है पेड़, तो उसकी टहनियों में से रूट्स निकलती हैं और उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, स्टिल रूट्स बोलते हैं उनको। ठीक है, जब हमने प्लांट मॉर्फोलॉजी का चैप्टर पढ़ा था तब हमने ये सब एग्जांपल्स के साथ डिस्कस किया था। फंक्शंस ऑफ स्टेम, स्टेम का क्या काम है? सपोर्ट द लीव्स, जो पत्तियां लगी हुई हैं उनको सपोर्ट देना, ब्रांचेस को, फ्लावर्स को और फ्रूट्स को, सब स्टेम के ऊपर ही लगती हैं, है ना। इट कंडक्ट्स द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू लीव, रूट्स ने पानी और मिनरल्स कंडक्ट किया रूट्स ने धरती में से। अब इसको ऊपर कौन लेके जाएगा? स्टेम ही तो लेके जाएगी पत्तों तक। देन हेल्प्स इन द स्टोरेज, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड सपोर्ट। अब स्टेम के अंदर भी कुछ मॉडिफिकेशंस आती हैं, ऐसी मॉडिफिकेशंस आती है जहाँ पे स्टेम खाना भी स्टोर करने लग जाती है। उसके बाद वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, मतलब एक स्टेम के ऊपर एक ऐसी बड बन जाएगी, उस बड को काट के आप धरती में लगा दीजिए मिट्टी में, वहां से एक नया पौधा उग जाएगा, उसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। एक ही प्लांट से एक नया प्लांट जन्म ले लेते हैं। एंड द सपोर्ट सिस्टम, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाती है स्टेम जो प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट है। Here is the phyllotaxy. Phyllotaxy क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम। पत्तियां स्टेम के ऊपर कैसे लगी हुई हैं उसको बोलते हैं phyllotaxy। अगर एक ही नोड से दो पत्तियां निकल रही हैं, एक राइट और एक लेफ्ट से, इसको बोलते हैं ऑपोजिट। अगर एक नोड से सिर्फ एक पत्ती आ रही है ऑल्टरनेटली, इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट phyllotaxy। और अगर एक ही नोड से एक से ज्यादा पत्ती आ रही है, एक गुच्छा बना रहे हैं, वो एक सर्कल बना दिया है, तो उसको बोलते हैं वॉल्ड phyllotaxy। याद रखेंगे, दिस इज phyllotaxy, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम। ये है फ्लावर का स्ट्रक्चर। फ्लावर के अंदर फीमेल और मेल पार्ट देख रहे हैं आप, पिस्टिल, इसको क्या बोलते हैं एक और? कार्पिल। कार्पिल के अंदर क्या क्या होता है? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तीन स्ट्रक्चर्स हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, इसको बोलते हैं पिस्टिल या फिर कार्पिल। ये हमारे पास सेपल्स, सेपल्स आर ग्रीन कलर्ड पेटल्स, ग्रीन कलर्ड स्ट्रक्चर्स हैं ये, इनको बोलते हैं सेपल्स। और जो फूल को कलर प्रोवाइड करते हैं, पीले रंग का फूल है, नीले रंग का फूल है, गुलाबी है, इसको बोलते हैं पेटल्स, कलर्ड एलिमेंट होते हैं ये। उसके बाद ये मेल पार्ट है, दिस इज एंथर एंड द फिलामेंट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है एंथर एंड द फिलामेंट, गॉट इट। सेपल्स जब एक सर्कल बनाएंगे, वॉल बनाएंगे, सेपल्स के वॉल को क्या बोलते हैं? कैलिक्स, याद रखेंगे। पेटल्स के गुच्छे को क्या बोलते हैं? पेटल्स के वॉल को क्या बोलते हैं? कोरोला। और पिस्टल्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है प्लांट का, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसके गुच्छे को क्या बोलते हैं? गाइनोशियम। और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के गुच्छे को क्या बोलते हैं? उसके ग्रुप को क्या बोलते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के ग्रुप को, उसको बोलते हैं एंड्रोशियम। याद रखेंगे, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, कैलिक्स एंड कोरोला। ठीक है, ये हमारे पास आता है इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस यानी कि फ्लावर एक टहनी के ऊपर कैसे लगा हुआ है, पूरी कंप्लीट फ्लावर की जो अरेंजमेंट है वो कैसे है। एक आती है रेसमॉस इन्फ्लोरेसेंस, द सेकंड वन इज साइमॉस इन्फ्लोरेसेंस। साइमॉस इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है कि जो पूरी शूट है, पूरी ये जो स्टेम है, ये एंड हो जाती है एक फूल के अंदर, लास्ट में एक फूल ही आता है। सिर्फ ग्रोथ जो है वो डेफिनेट ग्रोथ है, शूट की जो ग्रोथ है दैट इज डेफिनेट ग्रोथ, खत्म हो जाएगी एंड में जब ऊपर फूल आ जाएगा। एक बात और याद रखेंगे, साइमॉस के अंदर क्या होता है? बेसिपिटल अरेंजमेंट होता है फ्लावर्स का। बेसिपिटल का मतलब क्या है? बेसिपिटल अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स का मतलब क्या है? ध्यान से देखेंगे, जो यंग फ्लावर है वो नीचे वाली टहनी पे आएगा, जो नया फूल है वो नीचे आता है, और जितना पुराना फूल होगा वो सबसे ऊपर दिखेगा आपको, इसको बोलते हैं बेसिपिटल अरेंजमेंट। रेसमॉस इन्फ्लोरेसेंस में आप ध्यान देंगे, इनडिफाइनेट ग्रोथ है, शूट ग्रो कर रही है, इनडिफाइनेट ग्रोथ ऑफ स्टेम। और यहाँ पे है एक्रोपिटल अरेंजमेंट। एक्रोपिटल का मतलब, एक्रोपिटल में देखेंगे ओल्ड फ्लावर नीचे है और यंग फ्लावर ऊपर है, जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे नए फूल आपको दिखते जाएंगे, ये होता है एक्रोपिटल अरेंजमेंट। दिस इज द सिमेट्री। फूल के अंदर सिमेट्री क्या है? जैसे किंगडम एनिमेलिया में आपने पढ़ा था, एक्टिनोमॉर्फिक, इसको बोलते हैं रेडियली सिमेट्रिकल,
डिफरेंट प्लेन्स में से जब आप फूल को कट करेंगे आपको इक्वल पोर्शंस में फूल डिवाइड होकर मिलेगा। और जाइगोमॉर्फिक होता है बायलेटरल सिमेट्री, यहां से कट करेंगे तो इसको बोलते हैं बायलेटरल सिमेट्री, सिर्फ एक प्लेन में से आप फूल को कट कर सकते हैं। दिस इज एस्टाइवेशन। एस्टाइवेशन क्या है? कैलिक्स और करोला, यानी कि सेपल्स और पेटल्स की अरेंजमेंट क्या है एक फ्लावर के अंदर, उसकी सेपल्स वाली पत्तियां और पेटल्स जो कलरफुल पत्तियां हैं फूल की वो कैसे लगी हुई हैं उसको बोलते हैं एस्टाइवेशन। वेलवेट एस्टाइवेशन में क्या होता है, एक दूसरे के साथ प्रेजेंट होती हैं बिना जुड़े हुए। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ट्विस्टेड में एक के ऊपर एक टर्न लिया होता है, एक ट्विस्ट, हर एक पत्ती के ऊपर एक एक ट्विस्ट डाला होता है उन्होंने, दैट इज ट्विस्टेड। इम्ब्रिकेट में एक पत्ती पूरे तरीके से बाहर है, एक का एक हिस्सा अंदर है और एक बाहर है, दिस इज इम्ब्रिकेट एस्टाइवेशन। देन दी वेक्सिलरी, वेक्सिलरी में दो पत्तियां ऊपर से जुड़ी हुई हैं, बीच में दो सेपरेट हैं और नीचे वाली भी दो फ्यूज्ड हैं आपस में, दिस इज वेक्सिलरी एस्टाइवेशन। यानी कि सेपल्स और पेटल का अरेंजमेंट कैसा है फूल के अंदर उसको बोलते हैं एस्टाइवेशन। ठीक है, ओके फाइन। देन वी हैव फ्रूट, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स हैं। अभी इसमें क्या हो रहा है, आपको ये मिलता है आपको ट्रू फ्रूट या फिर सिंपल फ्रूट। मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज हुए, बीज बना, सीड बना, सीड के ऊपर जो ओवरी था वो फ्रूट में कन्वर्ट हो गया, फ्लैशी फ्रूट्स बन गए, पल्प वाले फ्रूट्स बन गए, इसको बोलते हैं सिंपल फ्रूट्स, एक ही बार रिप्रोडक्शन से। इसमें क्या होता है, इसमें बनती है, इसको बोलते हैं मल्टीपल फ्रूट। फ्रूटलेट्स बहुत सारी अवेलेबल होती हैं, बहुत सारी कार्पल्स, बहुत सारी पिस्टल्स अवेलेबल होंगी। पिस्टल्स मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जब बहुत सारे होंगे उस सिचुएशन में हमारे पास बनता है मल्टीपल फ्रूट्स। यहाँ पे छोटे छोटे फ्रूटलेट्स दिख रहे होंगे आपको, ये हर एक फ्रूट जब एक दूसरे के साथ जुड़ता है तब बनता है ये पूरा फ्रूट। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रॉबेरी ले लीजिए, एग्जाम्पल, छोटे छोटे फ्रूटलेट्स जुड़ के एक बड़ा फ्रूट बना देते हैं, दैट इज मल्टीपल फ्रूट। ठीक है, कॉम्पोजिट फ्रूट में क्या आता है, पाइनएप्पल, पूरी इन्फ्लोरेसेंस, पूरा फूल ही जब फ्रूट बन जाए, पूरा फूल, सिर्फ मेल और रिप्रोडक्टिव पार्ट की एसोसिएशन नहीं, पूरा फूल ही जब फ्रूट बन जाए, कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस जब फ्रूट बन जाए तो उसको बोलते हैं कंपोजिट फ्रूट। पाइनएप्पल इसका एग्जाम्पल है, पाइनएप्पल इसका एग्जाम्पल है, तो दिस इज कंपोजिट फ्रूट। ठीक है, देन वी हैव सीड, जो राइपेंड ओव्यूल होता है उसको बोलते हैं सीड, राइपेंड ओव्यूल को बोलते हैं सीड, ओव्यूल के अंदर होती है सीड, इसको बोलते हैं, राइपेंड ओव्यूल को बोलते हैं सीड, which contains the embryo, embryo is covered by the seed coat, और ये एम्ब्रियो जो ओव्यूल के अंदर होता है यही बन जाता है सीड कोट, एम्ब्रियो की जो कवरिंग है वो बन जाती है सीड की कवरिंग। ठीक है, एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स, जिनके अंदर एंडोस्पर्म ना हो, एंडोस्पर्म ना सीड्स के डेवलपमेंट में कंज्यूम हो जाए, एंडोस्पर्म एब्सेंट। एक्स एल्ब्यूमिनस कौन से होते हैं, जिनके अंदर एंडोस्पर्म एब्सेंट है, इनको बोलते हैं एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स या फिर नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। फॉर एग्जांपल ग्राम एंड पी, जितने भी डायकॉट्स हैं वो सब आएंगे एक्स एल्ब्यूमिनस में, क्योंकि यहाँ पे एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के टाइम पे एंडोस्पर्म कंज्यूम हो जाता है। एल्ब्यूमिनस सीड्स वो होते हैं जिनके पास एंडोस्पर्म है, इसमें मोस्ट मोनोकॉट्स हैं और कुछ डायकॉट्स भी हैं। एल्ब्यूमिनस में एंडोस्पर्म होता है, सारा एंडोस्पर्म यूज नहीं होता है एम्ब्रियो की डेवलपमेंट में, एंडोस्पर्म प्रेजेंट। एग्जाम्पल मेज और राइस, ये दोनों तो मोनोकॉट्स हो गए। ठीक है, मोनोकॉटिलिडन में वीट का एक एग्जांपल आ गया, और डायकॉट में कैस्टर। वैसे मोस्ट डायकॉट्स मैंने आपको बताया कि वो एक्स एल्ब्यूमिनस है, बट कुछ डायकॉट्स जैसे कि कैस्टर, एग्जांपल ये क्वेश्चन बनता है कैस्टर का, कैस्टर है एल्ब्यूमिनस सीड, एंडोस्पर्म यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो दोस्तों ये था हमारा रिकैप, हमने अभी तक 10 टॉपिक्स कवर किए हैं बायोलॉजी में, उन सब 10 टॉपिक्स का ब्रीफ में शॉर्ट में हमने रिकैप किया, रिवाइज करने की कोशिश की, एग्जाम्पल्स और बहुत सारे ऐसे फीचर्स जो हमने यहाँ पे अभी डिस्कस नहीं किए, जो आपने फॉर श्योर नोट्स में लिखे होंगे, वो सब आपको याद रखने हैं। ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू ये चैप्टर्स और ये टॉपिक्स
कवर हो ही नहीं सकते। तो ये पॉइंट्स मैंने आपको सब यहाँ पे बताए। पूरा प्रयास किया, कोशिश की कि आपको अच्छे से समझ आए, और जितना भी हमने अभी तक 10 लेक्चर्स में कवर किया था उसको एक शॉर्ट फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ आया होगा। मियोसिस को एक अलग तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे, नोट्स को अच्छे से कवर करने की कोशिश करेंगे, लेक्चर को दोबारा समझेंगे। अगर कहीं पे भी डाउट होता है, कोई भी टॉपिक है, दोबारा से लेक्चर वीडियो को लगाइए, सुनिए, फास्ट मोड पे सुन लीजिए, जैसे भी आपको ठीक लगे। अपने नोट्स को साथ में रखें। एनसीईआरटी आप अपने साथ रख सकते हैं अगर आपको थोड़ा और डिटेल में पढ़ना है। अदरवाइज तो जितना हम कवर करते हैं वो सफिशिएंट है। बट फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मेरे को कुछ और इसको अच्छे से समझना है, तो आप अपनी एनसीईआरटी साथ में रख सकते हैं। एनसीईआरटी इज द बेस्ट वर्जन, बेस्ट बुक अवेलेबल राइट नाउ। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करते रहेंगे साथ में, और जो हम लोग एमसीक्यू आपको देते हैं वो भी करते रहेंगे। तो आई एम श्योर इनफ आपका टॉपिक बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, बायोलॉजी तो डेफिनेटली स्ट्रांग हो जाएगी। तो ये था आज का हमारा रिकैप 10 लेक्चर्स का। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बने रहिए हमारे साथ। जय